इतना उठाए तो सही, क्योंकि हम आन हैं। तुम पर दुनिया ने नाज किया, तुम हो भारत का हुआ। केवल खुद ही तय करते हैं बुलंदी आसमानों की। After that daredevil ring on the ground, we still have all जय माँ दुर्गे। हाउस द जोश, हाउस द जोश। तो जोश कैसा है दोस्तों? हाई है? नहीं है तो हो जाएगा, टेंशन मत लेना। जैसे ही पूरा लेक्चर आप लोगों के सामने आएगा, बहुत ही शानदार रहने वाला है आज का आईएनए, जिसको आप लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस और प्यार से बैलेंस डाइट बोलते हो। इसके अंदर में द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, डाउन टू अर्थ या फिर जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के सोर्सेज होते हैं, उनसे बेहतरीन आर्टिकल मैं कवर करके लेके आता हूँ, ताकि एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग में एक कोडिशन देखेंगे, फिर एक इंपॉर्टेंट पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इनका नाम भी बताऊंगा और फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट डे देखेंगे। बाकी कैसा रहा गणतंत्र दिवस आप लोगों का 74वां बताना, इसके बारे में बातें करूंगा। मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डिमोनेटाइजेशन, करेंसी के टाइम पर करेंसी सर्कुलेशन, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड होल माइनिंग, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, चीज़ें समझ पाएंगे। मीजल और रुबेला में डिफरेंस क्या है जानेंगे। यहाँ पर आईटीसी प्रोग्राम के बारे में भी आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा। इसके अंदर में जो न्यूज़ होगी वो 4 नहीं है, इसके अंदर न्यूज़ है लगभग 7 के करीब। ठीक है, ये चेंज करना मैं भूल गया। ठीक है, 3 के करीब लगभग न्यूज़ यहाँ पे है, और यहाँ भी लगभग 3 न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी एमसीक्यू रहेंगे, 5 एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि एक तरीके से यहाँ पे भी एमसीक्यू रहते हैं और यहाँ भी, तो एक पूरी छोटी सी टेस्ट सीरीज आप लोगों की कवर हो जाएगी, ये समझिएगा। बेहतरीन आज का एक लोकेशन देखेंगे जिसको रोज आइलैंड बोलते हैं। इसका नाम भी अभी चेंज किया गया था 2018 में। नाम क्या चेंज किया गया था वो आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन बताता है। 5 नए शब्द सिखाऊंगा जो कि आप लोगों को इंग्लिश इंप्रूव करने में आप लोगों को हेल्प करेंगे। 5 नई वोकेबलरी होगी, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स के साथ में। आज के एसएलवी कमांडो, जिनके द्वारा शानदार तरीके से टकटकी लगाकर बेसिकली लेक्चर सुना गया और शानदार तरीके से आंसर दिए गए, तो आप लोग भी यहाँ पर एसएलवी कमांडो बन सकते हैं अगर अच्छे से आंसर देंगे तो। ठीक है, इसी के साथ में ये लेक्चर की अगर पीडीएफ आप लोग चाहिए तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ से जाकर आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। और ये अकेला टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, आप लोगों को यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड और भी ग्रुप में जाना है तो आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, वो उसका भी लिंक मिल जाएगा। और अगर नोट्स चाहिए आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे आर्टिकल्स या फिर एक आर्टिकल पढ़ने के लिए चाहिए, तो एसएलवी पीडीएफ पर आप लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। तीनों ग्रुप हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से एंजॉय कीजिए। और ये जरूर डाउनलोड करके अपने पास रख लेना। आपका प्लानर है कि कैसे कैसे दिन को यूटिलाइज करना है, कितने पानी पीना है गिलास, पूरा टू डू लिस्ट क्या क्या है और डे कैसा आप लोगों का रहने वाला है, पूरा एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर कवर करके देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। बाकी आगे बढ़ाते हैं लेक्चर को, डिटेल में एक एक पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर ईमानदारी से देना। किस किस ने कल की परेड देखी है? कंप्लीट जो पूरा फंक्शन चला है, किस किस ने वो देखा है? देखने के बाद में कैसा फील हुआ और आप लोगों के राज्य की झांकी जो थी उसमें क्या रिप्रेजेंट किया था, ये जरूर बताना। हालांकि कुछ राज्य ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी अपनी तरफ से प्रेजेंट नहीं किया, पर जितने भी राज्य थे, कौन सी झांकी आप लोगों को सबसे बेस्ट लगी, ये आप लोगों को बताना है। अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर करूँगा, जो अभी स्टार्टिंग में वीडियो आप लोगों ने देखी, उसमें एक चीज़ आप लोगों ने फील की होगी कि वो कितनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरा भारत तो देख ही देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही होती है उस परेड को, और उस परेड में कितनी शानदार प्रैक्टिस करने के बाद में इंसान जाता है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जिस दिन इंसान कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाता है ना, वो हमेशा अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना सीख जाता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत ही प्यारी दवा है इस दुनिया में, जो जिम्मेदारी है। अगर एक बार आप लोगों ने इसको लेना सीख लिया तो फिर ये कभी आप लोगों को थकने नहीं देगी। आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो आप लोगों को लगेगा नहीं यार मुझे पूरा करना है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं,
भले ही वो कितना भी क्यों ना थक जाएं, भले ही कितना भी अपनी ज़िंदगी में परेशान क्यों ना हो, पर लेकिन उस थकावट और उस परेशानी की आंच आप लोगों तक नहीं आने देते हैं। तो ये होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, और यही रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो आप लोगों को लेनी होती है ज़िंदगी में। जैसे आप लोग आगे बढ़ते रहते हैं और जिस दिन आप लोग उसको फील करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आप लोगों की अंदर जो एक ड्यूटी है अपने काम को लेकर, वो फूट फूट कर बाहर निकलने लगती है और आप लोग अपने काम को बड़ी शिद्दत से करने लगते हो। जब मैं ये झांकियाँ देख रहा था और जब मैं यहाँ पर ये प्रैक्टिस देख रहा था बाइक पर किस तरीके से सवार होकर चल रहे हैं, आप लोग फील करो एक मिनट के लिए कि कितनी ज़बरदस्त तरीके की प्रैक्टिस वहाँ पर की गई होगी। तब जाकर इंसान जो है वो उस तरीका परफॉर्म कर पाता है, तब जाकर हमारे जैसे लोग जो हैं उनको सराहते हैं और क्लैपिंग करते हैं, तब जाकर आप लोग देखते हो कि ये बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आती है। सेम काम आप लोगों को अपने प्रिपरेशन में करना है, आप लोगों को भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, और वो तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग चीज़ों को रिवाइज करोगे, तब जाकर आप लोगों की ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो निकल कर आने वाली है। और ये परफॉर्मेंस आप लोगों को यहीं पर ही देनी है, क्योंकि एग्जाम वाले दिन जो है गलती का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर गलती हुई ना तो पूरी दुनिया हंसेगी। जैसे आप लोगों ने 26 जनवरी की परेड में देखा होगा, अगर वहाँ पर कोई गलती हो जाए तो पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ाती, पर लेकिन उतनी शिद्दत से प्रैक्टिस की जाती है कि वहाँ पर कोई गलती होती नहीं है अमूमन। तो ये मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने का बेसिक पर्पज़ यहाँ पर यही था कि इस परेड से ये सीखो कि कितनी बेस्ट तरीके की प्रैक्टिस आप लोगों को अपनी जो खासकर आंसर राइटिंग, जो एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो आप लोगों को अपने जो सब्जेक्ट हैं खासकर जो ऑप्शनल हो गया उनके ऊपर जिस तरीके से फोकस आप लोगों को देना है, और जो सी सेट क्लियर नहीं कर पाते हैं उसको अभी से ही अपने सी सेट को भी साथ में लेकर चलना है, तो तब जाकर आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच पाओगे। वरना ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी धरी रह जाती हैं। एक बच्चा कह रहा है सर पढ़ने में मन नहीं लगता। यार पढ़ने में अगर मन नहीं लगता तो पढ़ने के लिए बोला किसने? 1000 दूसरे काम है यार दुनिया में, कोई दूसरा काम देख लो जिसमें आपका मन लगता है। ये थोड़ी ना पढ़कर ही आप लोग जो है दुनिया को एक तरीके से एक तरीके से देख पाओगे, या फिर अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी जगह बना पाओगे। आप लोग जिस चीज़ में मन लगता है, यार ऐसे लोग हैं जो कभी पढ़े नहीं है वो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो भी आप चीज़ का मन जिस चीज़ में लगता है ना, उस चीज़ से आप लोग अपने देश को आगे लेकर चल सकते हैं। ये जो पूरी परेड देखी इसमें थोड़ा ना कि बस हमारे सैनिक ही थे, इसमें अलग अलग तरीके की झांकियाँ आप लोगों को देखने को मिली, अलग अलग तरीके के कलाकार आप लोगों को देखने को मिले। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर आप लोग की बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आती है ना, वो काम आप लोग करो और फिर देखो रिजल्ट कितना अच्छा आता है। ये थोड़ी ना कि पढ़ना ही है बस पढ़ना ही है, नहीं पढ़ा जा रहा तो छोड़ दो यार, फिर देखो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों का मन लगता है उसको करने की कोशिश करो। फिर पर पढ़ने से ये रहता है थोड़ा सा कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी जो है थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। एक तरीके से कोई भी काम अगर मन का करना है ना, पहले किसी भी चीज़ को ऐसे मत लेकर चलो कि जैसे आप लोग आज की डेट में मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, वो बोला कि सर मैं जॉब छोड़कर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ क्या? पहले जॉब मत छोड़ो, पहले आराम आराम से जॉब के साथ में अपनी प्रिपरेशन करने की कोशिश करो। जब आप लोग उसको पकड़ने लगो चीज़ों को, आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से पैटर्न में आने लगो, जब आप लोगों को लगने लगे कि हाँ काफ़ी कुछ हमारा कवर हो रहा है साथ साथ में, और जब फाइनल पेपर की बात है उसके आसपास में अगर थोड़ा ब्रेक ले लो, पर लेकिन ऐसे नहीं कि वह छोड़कर बिल्कुल बैठ गए और पता चला फिर पढ़ने में मन नहीं लग रहा आगे चल के, तो फिर और प्रॉब्लम हो रही है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो रही होंगी। बाकी कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा जो कि आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। कल जो हम लोगों ने रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया वो 74 था। 74th ये रिपब्लिक डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, और इस पर्टिकुलर रिपब्लिक डे पर जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, तो ये किसके थे? ये इजिप्ट के लीडर थे। और आप लोगों से जैसे पता होगा लास्ट टाइम आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था वियतनाम से, अब की बार आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर इजिप्ट से। क्यों? रीजन है इसके पीछे ऐसा बोलने का मेरा, वो रीजन है एक तो ये चीफ गेस्ट बन गए हमारे गणतंत्र दिवस पर, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 बहुत बड़ा रीजन है कि दोनों के रिलेशन के 75 साल जो है वो पूरे हो रहे हैं, यानी कि कायरो और इंडिया के जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक जो टाइज हैं, उनका 75 साल भी यहाँ पर हम लोग सालगिरह यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 2 रीजन हो गए यहाँ पर, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली कि क्वेश्चन यहाँ पर किस टॉपिक से क्यों बन सकता है, उसका रीजन आप लोगों को मैंने बता दिया। इसी के साथ में जो इजिप्ट कंट्री है उसके आसपास की लोकेशन भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर इजिप्ट के लोकेशन के बारे में बात करें। इजिप्ट की ज्योग्राफी से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है। मेडिटेरेनियन सी हो गया ऊपर, इधर आप लोगों को रेड सी देखने को मिलेगा, और ये वही इजिप्ट है जिससे आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे तो आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैनाल के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा। जूम कर करके देखते हैं, इजिप्ट पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर दिख ही रही है। थोड़ा सा इसको जूम करके हम लोग देखेंगे, एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर आओगे तो सुएज कैनाल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ में शर्म अल शेख, ये पर्टिकुलर जो पेनिसुला वाला एरिया यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये सुएज कैनाल है इधर जो आप लोगों के सामने यहाँ पर नजर आ रही है। हिस्ट्री की भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है सुएज कैनाल की,
और यहाँ पर ये आप लोगों को जो ये पर्टिकुलर रिवर दिख रही है, इस रिवर का नाम बताइए। ये तो बहुत ही फेमस है यार, इसके बारे में तो पता नहीं कितनी बार मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। ये पर्टिकुलर रिवर का नाम आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कई सारी लेख भी हैं, आप लोग बताइए, फिर अगर टाइम लगेगा किस दिन इसको डिटेल में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो ये यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इसके रिलेशन के बारे में कुछ आर्टिकल भी आगे आएंगे, तो उसको हम लोग कवर करेंगे, टेंशन मत लेना। टोटल मिलाकर जो झांकियां थी यहाँ पर वो 23 थी, जिसमें से 17 तो स्टेट थे, यानी कि टोटल मिलाकर 17 स्टेट ने, और बाकी यूनियन टेरिटरी, और बाकी 6 जो झांकियां थी वो अलग अलग मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट से थी, जैसे कल्चर हो गया, इकोनॉमी सोशल जो प्रोग्रेस। तो यहाँ पर किस तरीके से कई सारी झांकियां देखने को मिली, तो टोटल 23 झांकियां थी। इसी के साथ में जो पार्टिसिपेशन था, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का पार्टिसिपेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिला। और इसी के साथ में कई सारी झांकियां जो कि काफ़ी अच्छी देखने को मिली, उसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे तमिलनाडु की अगर झांकी के बारे में आप लोग यहाँ पर बात करें तो वुमेन इंपावरमेंट को यहाँ पर दिखाया गया। तो काफ़ी प्यारी झांकी थी यहाँ पर, जिसमें वुमेन इंपावरमेंट को यहाँ पर एक तरीके से कल्चर को शो करने की कोशिश की गई। ऐसे ही गुजरात की जो झांकी थी आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी को यहाँ पर शो करने की कोशिश यहाँ पर की गई, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आसाम की अगर आप लोग झांकी देखोगे तो वहाँ पर जो लचित बोरफुकन, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कल्चर जो दिखाई गई है आसाम की, तो वो भी काफ़ी शानदार था। तो यहाँ से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों को कवर किया था लचित बोरफुकन जी के बारे में, तो इनको आप लोग जाकर एक बार सर्च करना। और यहाँ पर जो सराय घाट बैटल है, ये मैंने डिस्कस की थी अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों से डिटेल में, मुगल के खिलाफ जो लड़ी गई थी लड़ाइयाँ, तो वो शानदार तरीके से मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं यहाँ पर हिस्ट्री के। आप लोग बोलोगे क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो भाई साहब यहाँ से आ गया। तो छोटे छोटे टॉपिक निकल कर आ जाएंगे, खासकर प्रीलिम्स के अंदर में तो बड़ी आसानी से। इसी के साथ में गूगल के द्वारा भी 74 जो है वो रिपब्लिक डे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, और जो गूगल की जो डूडल होती है उसके अंदर में यहाँ पर इसको दिखाया गया पर्टिकुलर हमारी कंट्री की कल्चर को, ठीक है। तो ये जो 74th यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से इसको किस किस ने देखा था वैसे, पहले आप लोग ये बताइए। क्योंकि जिस तरीके से हमारी जो झांकियाँ थी उनके अंदर हमारी कल्चर दिखाई गई, ऐसे यहाँ पर पार्थ कोतेकर के द्वारा यहाँ पर इसको क्राफ्ट किया गया, और इसके अंदर में इंडिया गेट, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और राष्ट्रपति भवन, सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से इसके अंदर दिखाने की कोशिश की गई। तो बड़ा ही प्यारा यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो एक दृश्य था, ये मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। बाकी किस किस ने इसको देखा आप लोग जरूर बताइएगा। ये थी कुछ बातें। बाकी आज की जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आप लोगों को यहाँ पर पहचानना है, ये कौन है। अभी रिसेंटली एक कंट्री के ये लीडर बने हैं, मतलब एक कंट्री के पीएम बने हैं रिसेंटली, अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी यहाँ पर चीज़ों को लेकर, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है। वीडियो के एंड तक इनका नाम आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ट्राई करो, देखता हूँ कौन कौन बताता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे कोविड-19 के टाइम पर भी यहाँ पर, और उस देश के ये एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, तो देखता हूँ कौन यहाँ पर इनके बारे में बता पाता है। कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को इनको लेकर नहीं होना चाहिए, और अगर होगा तो फिर दूर करूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये थी इनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी कल का दिन आप लोगों का कैसा रहा, कई सारे बच्चे जो हैं जो उन्होंने बेसिकली काफ़ी दिन जो है वो इन्जॉयमेंट में निकाल दिया, पर लेकिन मैंने देखा कि वीडियो को एंड तक आते आते बहुत सारे लोगों ने मतलब इवनिंग में वीडियो को देखा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ये है कि इंसान जो है अपना जो काम करना है वो करना है। ये डेडिकेशन भी अगर आप लोगों के अंदर आ रहा है तो ये अपने ही आप में बहुत सारे लोगों से आप लोगों को अलग कर देता है, ठीक है। तो डेडिकेशन आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। मॉर्निंग में निपटा ली तो बहुत अच्छी बात है, 8 बजे से पहले पहले अगर खत्म कर ली, पर लेकिन अगर मॉर्निंग में कोई रीज़न की वजह से अगर टाइम नहीं मिला तो इवनिंग तक भी निपटा लेना, कम से कम आज का दिन आज ही खत्म करके सोना। तो ये अपने आप में काफ़ी एक तरीके से एक डिसिप्लिन की बात आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर प्रियंका सैनी जो कि एसएलवी फैमिली मेंबर हैं, उनके हस्बैंड को बेस्ट परफॉर्मेंस का बेसिकली अवार्ड दिया गया यहाँ पर सीएसएफ के अंदर में। तो यहाँ पर उनके द्वारा अपनी जो कुछ बातें शेयर की थी कमेंट बॉक्स में, मैंने पिन भी किया था कल की वीडियो के नीचे। तो ये चीज़ें देखो उनके द्वारा शाम को वीडियो कंप्लीट किया गया, क्योंकि मॉर्निंग से जब घर में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस रहती है और खासकर एक तरीके से कोई घर का कोई पर्सन इस तरीके से कोई एक अवार्ड पाता है तो ये अपने ही आप में काफ़ी एक गर्व की बात होती है। तो खासकर फिर भी उसके बाद भी इतनी बिजी शेड्यूल के बाद भी उन्होंने शाम को आकर अपनी वीडियो जो है वो कंप्लीट करी। तो ये वाला डेडिकेशन आ गया ना यार, तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों से अलग ले जाके रख देता है 1 मिनट में। तो कोशिश करो अपने काम को लेकर इतना तो सीरियस कम से कम आप लोगों को होना चाहिए कि जो आज डिसाइड किया है उसको खत्म करके सोना है कि नहीं। तो कैसा रहा कल का दिन, कितना आप लोग कल के जो है कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई करी और कितने मार्क्स आप लोग दोगे कल के दिन को, और आज के दिन का शेड्यूल क्या आप लोगों ने बना लिया है। मेरा कहने का मतलब है कि आज का डिसिप्लिन टेस्ट जो है उसमें कितने मार्क्स आप लोग आ रहे हैं ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डे है यहाँ पर विक्टिम ऑफ होलोकास्ट,
ये पर्टिकुलर आप लोग बोल सकते हैं कि प्रलय का शिकार, यानी कि एक तरीके से ऐसे इंसिडेंट जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर अगर आप लोग देखोगे बहुत सारे लोगों की जान गई, मतलब लगभग 6 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो जिनोसाइड यानी कि नरसंहार का यहाँ पर शिकार बने एक तरीके से, और 11 मिलियन के करीब अदर जो है यहाँ पर नाजी जो कि जर्मनी के अंदर भी बहुत सारी एक तरीके से दुर्घटनाएं घटी, बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। एक देखिए हर चीज़ के ना आप लोग हर सिक्के के दो पहलू नजर आएंगे। वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले लड़कियां औरतें जो है बहुत ही कम ऐसी थी जो घर से बाहर निकलकर काम किया करती थी, पर लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर जो नरसंहार हुआ, जितने सारे लोगों की डेथ हुई, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहा, तो यहाँ पर औरतों को जो है वुमेन्स को जो है वो घर से बाहर निकलना पड़ा अपने घर को चलाने के लिए, क्योंकि घरों में से जो लोग हैं उनकी जो है बिल्कुल संख्या खत्म हो गई थी, लोग जो है घरों में एक तरीके से बचे ही नहीं थे, तो महिलाओं को बाहर निकल कर लाना पड़ा। तो फिर वहां से बहुत सारी चीजें समाज के अंदर में चेंज होना स्टार्ट हो गई। तो उससे पहले यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलता था कि मैक्सिमम दुनिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान एक सत्ता स्थापित हुआ करती थी, पर लेकिन यहां से पैटर्न काफी ज्यादा चेंज हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हर सिक्के के इसलिए बोलता हूं कि दो पहलू आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, तो उसी को याद किया जाता है यहां पर कि आगे फ्यूचर में कोई ऐसी दुर्घटना न देखने को मिले। ठीक है, इसके लिए थीम है यहां पर होम और बिलोंगिंग्स, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं इससे कोई इंसिडेंट होता है, जैसे म्यांमार में भी देखो आप लोग बहुत सारे लोगों को अपना एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाकर बसना पड़ गया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज समाज में सोसाइटी में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम अगर फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो तो ऐसे दिन जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं रिकॉग्नाइज कर और उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा सा एक कॉन्डोलेंस टाइप में एक दिया जाता है, ताकि आगे फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन न देखने को मिले और जो उसका शिकार हुए उनको थोड़ी सी ताकत मिल सके। तो उससे रिलेटेड ये आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पता होना चाहिए हल्का सा कम से कम। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर 2-4 स्टार लगा दो तो भी कम हो गए, क्योंकि ये टॉपिक कई सारे मुद्दों को साथ में लेकर चल रहा है। ये इन्वायरमेंट के मुद्दे को साथ में लेकर चल रहा है, ये गवर्नेंस के मुद्दे को साथ में लेकर चल रहा है, ये चाइल्ड लेबर के मुद्दे को साथ में लेकर चल रहा है। तो इस तरीके से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि बात करूंगा आप लोगों से रैट होल माइनिंग के बारे में। रैट होल यानी कि चूहे जैसा छेद बनाकर माइनिंग की जा रही है, तो उसकी वजह से इसका नाम रख दिया गया है रैट होल माइनिंग। आप लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ ऐसे छेद किए जाते हैं, 2 से 3 फीट के गड्ढे किए जाते हैं यहाँ पर, और फिर खासकर बच्चों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है इसके अंदर से कोयला निकालने के लिए। तो इसकी वजह से इसका नाम जो रख दिया गया है वो है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग जो है रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, अभी नहीं, हालांकि लंबे समय से टॉपिक चला हुआ रहा है। अगर कुछ दिनों पहले से आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आज से नहीं है, लगभग 2014 से ये टॉपिक चला हुआ रहा है। तो जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो उस टाइम पर भी यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, और जब से पढ़ा रहा हूँ तब से भी यहाँ पर इसके बारे में काफ़ी कुछ जो है तब से सुनने में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनजीटी बोलते हैं, उसने यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा दिया था रैट होल माइनिंग के ऊपर 2014 में मेघालय के अंदर में। पर लेकिन फिर ये केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलता है कि अगर जो कानून है, कानून मतलब जैसे कि हमारे देश में कानून है, एक तो है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन जो एक्ट है 1957 का, तो ये एक्ट है यहाँ पर, और इसी के साथ में मिनरल्स और इसी के साथ में कंसेशन रूल है 1960 का। अगर इनके हिसाब से यहाँ पर माइनिंग की जा रही है बेसिकली मेघालय के अंदर में, तो फिर यहाँ पर एनजीटी के द्वारा जो ये एक तरीके से बैन लगाया गया है वो बैन फिर इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर ये बैन हट जाता है 2019 में, और तब से लेकर बार बार रैट होल माइनिंग जो है वो न्यूज़ में आती है। रिसेंटली यहाँ पर अभी कई सारे लोगों की जान भी चली गई थी यहाँ पर, क्योंकि जब इसके अंदर लोग जाते हैं यहाँ पर तो ये परत जो है वो इतनी पतली होती है कि कई बार ये ढह जाती है, और कई बार यहाँ पर पानी निकल कर आ जाता है इधर उधर, जैसे कि रिवर है, उसकी वजह से भी यहाँ पर कई सारी सिचुएशन एक तरीके से देखने को मिलती है। और रिवर का पानी आना तो एक अलग चीज़ है, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है यहाँ पर, खासकर जो पानी हो रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट होता जा रहा है। पानी के अंदर में यहाँ पर आयरन या फिर आप लोग हैवी मेटल्स, ये ऐसी चीज़ें डिजोल्व होती हुई नजर आ रही है, यानी कि पानी की क्वालिटी भी डिग्रेड होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, सोयल का पोल्यूशन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मेघालय के अंदर में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन अभी रिसेंटली देखने को मिल रही है। मेघालय हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है जो कि आसाम के साथ में बाउंड्री टच करता है, और इंटरनेशनल लेवल पर ओनली बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री टच करता है। यहाँ पर आप लोगों को जयंतिया और जो 11 हिल है आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, तो वहाँ पर बहुत सारी रिवर हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में जब आप लोग जाओगे तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप लोगों को ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। ये इतनी छोटी छोटी सी खाई ये बेसिकली क्यों बनाई जाती है,
ये होल इतने छोटे छोटे से क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि ये हिली एरिया है यहाँ पर, और खासकर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ही परत के लेवल पर यहाँ पर कोयला वगैरह रहता है, तो उसको निकालने की कोशिश यहाँ से की जाती है, बड़ी ही एक छोटी छोटी से होल बनाकर यहाँ पर। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है, तो इसी की वजह से इसको रैट होल माइनिंग का भी नाम यहाँ पर दिया जाता है। पर सबसे ज्यादा खतरनाक क्या है, यहाँ पर चाइल्ड लेबर वाली बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। और आप लोगों को पता है संविधान के अंदर जब आप लोग जाते हो तो पार्ट 3 में आप लोगों को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ये है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में। पर लेकिन इसके अंदर में जब आप लोग जाकर झांकोगे इन आर्टिकल के अंदर में, तो आर्टिकल 24 आप लोगों को यानी कि अनुच्छेद जो 24 यानी कि 24वां है, वो बात करता है कि चाइल्ड लेबर को आप लोगों को यहां पर रोकना है। चाइल्ड लेबर को जैसे तैसे कर कर यहां पर एक तरीके से हजार्स बेसिकली कामों में आप लोगों को कहीं भी, मतलब एक तरीके से ऐसे दुर्गम एरिया जहां पर बच्चे की जान जा सकती है, वहां पर आप लोग कतई भी उनसे लेबर का काम नहीं ले सकते। ये तो हमारा संविधान तक बोलता है। तो इसलिए यहां पर यह भी एक इशू आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से सिचुएशन निकल कर आती है। अब आप लोग बोलोगे कि सर मतलब फिर क्या किया जाए, मतलब ये निकाल क्यों रहे हैं यहाँ पर, ये आखिर क्यों इस तरीके की सिचुएशन इतना यहाँ पर अपनी जान जो है वो दांव पर लगा रहे हैं? तो इसके पीछे एक सीधा सा रीजन है, और वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक तरीके से जो अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है, फिर बेरोजगारी जो आप लोगों को देखने को मिलती है, तो रैट होल माइनिंग से एक तरीके से अपना ये माइनिंग कर कर इसको एक रोजगार की तरीके से भी यहाँ पर लोकल एरिया में देखा जाता है कि और कुछ नहीं तो यही सही। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर, यानी कि ये एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको यहाँ पर एक रोजगार के तरीके से यहाँ पर लिया जा रहा है कि हाँ कुछ नहीं तो कम से कम कुछ तो यहाँ पर मिल रहा है, तो लोगों की रोजी रोटी यहाँ पर चल रही है। तो इसकी वजह से ये लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटी की तरीके से या फिर इंप्लॉयमेंट की तरीके से देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। जब एजुकेशन अप टू द मार्क नहीं है तो फिर जॉब यानी कि इंप्लॉयमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, और इंप्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है तो फिर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी यानी कि रोजगार के लिए ये एक अच्छा साधन यहाँ पर माना जा रहा है, जिससे कुछ पैसा जेब में आ जाता है और इंसान की रोजी रोटी यहां पर चलती है, और बच्चों को भी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में यहां पर इसके ऊपर बैन लगाया था, पर लेकिन 2019 में वो बैन हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बोलकर कि जब यहां पर प्रॉपर कानून के थ्रू यहां पर काम चल रहा है, ये एक्ट है 1957 का, और यहाँ पर ये बेसिकली जो कंसेशन वाला जो रूल है यहाँ पर ये है 1960 का, तो फिर यहाँ पर एनजीटी का जो बैन है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। बेसिकली मेघालय के अंदर में पूरा मुद्दा क्या है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए कि वो डाउट क्या है, उसको फिर दूर किया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछूंगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनजीटी बोलते हैं, कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो आप लोगों को पावर देखने को मिलती है, इसको जो पावर मिलती है वो मिलती है संविधान के एक आर्टिकल से, जो कि आर्टिकल फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है पार्ट 3 से। वो आर्टिकल कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों से पूछा है ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये ऑलरेडी यूपीएससी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ चुकी है, अगर पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो। ठीक है, इसीलिए कहता हूं पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा करो, क्योंकि जो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं आगे चल के वो स्टेट पीसीएस में पूछ ले जाते हैं, जो स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं वो आगे चल के दूसरे एग्जाम्स में भी आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है एक ही क्वेश्चन लगातार एक ही साल में 2 या 3 स्टेट पीसीएस में पूछा गया था। याद है मैंने वो क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस भी किया था। वो जो क्वेश्चन था बेसिकली जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडर एक फर्स्ट वुमेन बनी थी, तो वो क्वेश्चन जो है वो शायद हरियाणा पीसीएस के अंदर में, यूपी पीसीएस के अंदर में और एक और पीसीएस के अंदर में, शायद आई थिंक मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब 3 पीसीएस के अंदर में वो क्वेश्चन एक साथ में पूछा गया। तो करंट अफेयर यार वही है, अब वही करंट अफेयर यूपीएससी में पूछा जा रहा है। यूपीएससी में थोड़ा अलग तरीके से पूछ लेंगे कि इसका इंपैक्ट इन्वायरमेंट पर क्या पड़ रहा है, एनजीटी ने क्या यहाँ पर बेसिकली मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या रेगुलेशन को बैन किया, थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से थोड़ा सा एसयू उसके स्टेट पीसीएस के टाइप पर, तो थोड़ा सा और लो लेवल पर वो चले जाएंगे, पर लेकिन टॉपिक वही रहेगा। यानी कि टॉपिक अगर ढंग से कवर कर लिया इसका मतलब ये कि आप लोग ये क्वेश्चन कवर हो गए, फिर अब बैठो टेस्ट लगाने। अब देखो कैसे मजा आता है टेस्ट लगाने पे। यहाँ पर मेघालय के बारे में पूछा जाए तो कहाँ पर क्या क्या चीजें लोकेशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। मैक्सिमम यहाँ पर हिली एरिया के बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है, कि कहाँ पर ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं जो मैंने अभी आप लोगों को जो बेसिक चीजें बताई हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोगों से इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें भी थोड़ी पूछी जा सकती हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर डाउट हो अगर तो पूछ लिया करो। ठीक है, और फीडबैक दे दिया करो, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा बुरा बता दिया करो, और डाउट है तो पूछ लिया करो। बाकी चाइल्ड लेबर के बारे में जो क्वेश्चन पूछे उनके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए ये कहावत किस किस ने सुनी है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यानी कि जिस चीज़ की आप लोगों को जरूरत होती है
वो चीज़ कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पृथ्वी जो है वो नष्ट हो जाएगी। कोई बोला था कि 2015-16 में, या फिर कोई 2020 में बोल रहा था। कोरोना टोरोना मोरोना सोरोना पता नहीं कौन कौन आए, पर लेकिन हम लोग ऐसे के ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। 2022 जब गया तो लोग बोल रहे थे कि ये अब तक का सबसे बेस्ट ईयर है अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग बात करें। सोशल मीडिया, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। पर लेकिन अभी ये बोला जा रहा है कि आने वाला टाइम जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव्ड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि और ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी तो हम लोगों ने जस्ट 5G के अंदर में एंट्री की ही है, अभी तो हम लोगों ने ढंग से इसको यूज़ भी नहीं किया। तो आने वाली चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। ये आप लोग मानते हो या फिर नहीं मानते हो? चलिए, नहीं मानते हैं तो कुछ कुछ बातें बताऊंगा, तब मान जाओगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में इस टॉपिक को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं जीएस पेपर 3 के साथ में। 2022 जो है वो बेस्ट था, ये मानते हैं, पर लेकिन इतना भी बेस्ट नहीं था। उससे आगे आने वाले टाइम पे और बेस्ट चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेंगी। अलग अलग फील्ड में लोगों के लिए और नई नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे और नए नए आयाम आप लोगों के सामने खुलते हुए नजर आएंगे। जब जब ये लगता है ना कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, लोगों को ये लग रहा था कि जब डीजल और पेट्रोल के बारे में हम लोगों ने बातें की कि यार क्लाइमेट चेंज चल रहा है, डीजल और पेट्रोल के बिना कैसे काम चलेगा। आज की डेट में दुनिया भर के साधन हमारे सामने आ चुके हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर कर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बैटरी का इस्तेमाल कर कर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ग्रीन फ्यूल दूसरे और भी कई सारे आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हम लोग जब बात कर रहे हैं तो सोलर एनर्जी आप लोगों को देखने को मिल रही है, विंड एनर्जी आप लोगों को देखने को मिल रही है। इवन यूरोप में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके बारे में मैंने आप लोगों से आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि रेत जो सैंड होता है उसको इस्तेमाल कर कर बैटरी बना डाली। तो ये क्या है? ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी वाला जो मैंने अभी बेसिकली एक बात बोली, उसका एक जीता जागता उदाहरण है आप लोगों के सामने। क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो दिक्कत हुई वो ये हुई कि यूरोप के अंदर में बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर एनर्जी की खपत होती है सर्दियों के टाइम पर। तो वहाँ पर उनको दिक्कतें लगने लगी, तो किसी ने ऐसी बैटरी बना डाली जिसके पीछे कुछ लगना ही नहीं है, बस रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अभी आप लोगों ने कई सारी बातें सुनी यहाँ पर इंटरनेट के फील्ड के बारे में। जब हम लोग बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, 2022 जो है वो बेहतरीन था क्योंकि मेटावर्स के बारे में बातें की गई। पर लेकिन ये मेटावर्स है क्या? इसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं? ये मेटावर्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं आज की डेट में इंटरनेट पर बैठकर आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ। पर लेकिन जब आप लोग मेटावर्स की दुनिया में घुसोगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग इंटरनेट पर बैठकर दूसरी साइड में क्लास नहीं देख रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने ही बैठा हूं बिल्कुल। और इस तरीके से बिल्कुल कि आप लोगों को ये फील होगा कि ये बिल्कुल रियल क्लास है, ना कि एक ऐसी क्लास है कि आप लोग कहीं और बैठे और मैं कहीं और बैठा हूं। आप लोगों ने अक्सर गेम खेले होंगे तो ये चीज किस किस ने फील की है। ये जब ऐसा बॉक्स सामने आप लोग लगा लेते हो आंख के, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि रियल जिंदगी चल रही है। आप लोगों ने ये गेम खेले होंगे, इसको यूज किया होगा, किस किस ने रियलिटी में यूज किया है, इसको फील किसने किया है। तो मैंने अभी रिसेंटली यहाँ पर जब इसको यूज़ किया था तो मैंने फील किया यहाँ पर इसके बारे में, तो ऐसा लगता है बिल्कुल रियल चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। ठीक है, जैसे किसी झूले में आप लोग बैठे हो, झूल रहे हो, तो ऐसा लगता है बिल्कुल नीचे अभी गिरोगे, खाई में आप लोग जा रहे हो, वो वाली फीलिंग आती है। तो ये वाली फीलिंग एक नेक्स्ट लेवल की फीलिंग देने वाली है आने वाले टाइम पे। पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इंटरनेट का इस्तेमाल, तो इंटरनेट भी 5G आ गया तो उससे और ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हमारा देश जो कि अमूमन आप लोगों को नॉर्मली पीछे रहता था, दुनिया में 2G हो रहा है, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, दुनिया में 3G हो रहा है, हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं, दुनिया में यहाँ पर 4G आया, हमारे देश में और लेट आया, पर 5G के मामले में हम लोग पीछे नहीं रहे, हम लोग दुनिया के साथ में चल रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे हम लोग जो है और अच्छे से इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मेटावर्स जो है वो एक तरीका ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग बोल सकते हैं जहां पर डिजिटल एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलता है, बिल्कुल रियल वर्ल्ड का, जो कि रियल दुनिया आप लोग जीते हैं ना, उसका डिजिटल एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलता है। ये है मेटावर्स। तो आने वाले टाइम पे ये बहुत ही उम्दा तरीके से बहुत ही सारे फील्ड को चेंज करने वाला है। सोचो किसी डॉक्टर को आप लोग दिखा रहे हो तो डॉक्टर जो है आप लोगों के पास में नहीं है, पर आप लोग डॉक्टर को एक तरीके से फील कर पा रहे हो कि हाँ हमारे सामने ही बैठा है, डॉक्टर आप लोगों को चीजें बता पा रहा है। तो यहां पर सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको भेद पाना जो है वो काफी मुश्किल है। ऐसा तो नहीं कह सकते इम्पॉसिबल है, क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई तोड़ निकल जाता है, पर काफी ज्यादा मुश्किल है। अगर कोई उसको टच करेगा ना तो तुरंत वो सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अवतार मूवी देखी आप लोगों ने, जैसे उन फूल को टच किया जाता है तो वो फूल जो है एकदम मुरझा के छोटे छोटे फूल बन जाते हैं, बड़े बड़े फूल भी छोटे छोटे उसमें चले जाते हैं।
तो बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सिस्टम नजर आता है। इसमें एकदम इंसान जो है वो पहचान जाएगा कि कोई ना कोई छेड़खानी कर रहा है। और आज की डेट में जैसे मोबाइल आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप लोग उन मोबाइल की हेल्प से भी एक मेटावर्स की दुनिया में आप लोग यहाँ पर एंट्री करते हुए यहाँ पर नजर आओगे। ये मेटावर्स जो है ना कोई आसान चीज नहीं है, ये लेयर दर लेयर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो नीचे आप लोग देखते हैं इसके लिए एक प्रॉपर ढांचा चाहिएगा, उसके साथ में फिर ह्यूमन आप लोगों को कनेक्टेड यहां पर नजर आएगा, डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा, स्पेशल कंप्यूटिंग का सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्रिएटर इकोनॉमी, डिस्कवरी, और तब आप लोग यहां पर एक एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो यानी कि 7 लेयर बताई जाती हैं जो मेटावर्स के बारे में हम लोग बातें करते हैं कि इन लेयर्स के थ्रू होता हुआ ये मेटावर्स जो है एक शानदार एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को यहां पर देता हुआ नजर आएगा ये पर्टिकुलर। तो इसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है 5G सिस्टम की, और यहां पर आज के दिन बहुत सारे गेम्स वगैरह आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन जो मूवीज भी आप लोग देख रहे हैं 3D का जो एक्सपीरियंस आप लोगों को देती हैं वो सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। पर लेकिन यार फिर से एक बात निकल कर सामने आती है कि हम लोग मेटावर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ ठीक है मेटावर्स के बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं आने वाले टाइम में, कि मेटावर्स जो है फ्यूचर में और भी ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि इसके अंदर में आप लोगों को टेक्नोलॉजी मेटावर्स के साथ में बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक्सटेंडेड रियलिटी इनका मिक्सचर कर कर यहाँ पर बताया जा रहा है, और काफ़ी लार्ज स्केल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल जो है आप लोगों को चीज़ों में देखने को मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि ये वो सारी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल कर कर हम लोग बहुत ही आगे चीज़ों को लेकर बढ़ सकते हैं। पर एक बात यहाँ पर मैं आप लोगों से करना चाहूँगा जो कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लिमिटेशन में रखना फायदेमंद रहता है। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक बात चल रही थी कि जापान के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऐसी खोज निकाली जिसके चलते रेडीमेड बच्चे बनाने की बात की गई थी। यानी कि एक बच्चे का फेस कैसा होना चाहिए, उसके बाल कैसे होने चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, उन सबको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि रेडीमेड बच्चा मिलेगा यहाँ पर, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो सोचो अगर इस तरीके से इन चीज़ों को अलाउ किया जाए तो जो ह्यूमन है, जो ह्यूमन रेस है, उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता हुआ आप लोगों को नजर आएगा अगर रेडीमेड बेबी बनाने हम लोगों ने स्टार्ट कर दिए। सोच के देखो एक मिनट के लिए यहाँ पर कैसा लगेगा। इस तरीके की सिचुएशन अगर निकल कर आती है कि उसके बाल जो होने चाहिए उस हीरो के जैसे होने चाहिए, उसकी हाइट जो होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए, उसका कलर जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो वो एक बाप की औलाद रहेगा ही नहीं अगर ढंग से देखा जाए तो, ठीक है। मतलब इतने सारे लोगों के अंदर जीन्स उसके अंदर डालकर एक प्रॉपर एक प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा जिसे एक प्रोडक्ट बोलते हैं। और सोचो ये फिर एक इंसान थोड़ी ना रहेगा, एक मशीन बन गए तो रेस लग गई कि किसका प्रोडक्ट कितना अच्छा होगा। अभी तो नेचुरली ये प्रोडक्ट बनते हैं जो एक तरीके से हम जैसे लोग जो पैदा होते हैं, पर लेकिन उस टाइम पर उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर। तो क्या ये ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पर एक थ्रेट नहीं क्रिएट करेगा? ऐसी खोज हो चुकी है ऑलरेडी, पर लेकिन उसको मानवता को ध्यान में रखते हुए उसको रोक दिया गया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। क्लोन तो बनाने वाली कई सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होगी कि इंसान की बॉडी का क्लोन बना देते हैं, तो ये उसी पैटर्न में कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आती है। तो कुछ हद तक हम लोगों को इनके ऊपर रोक भी लगानी पड़ेगी। अगर हद से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं ये कल को मशीन जो है वो इंसानों के ही सर पे चढ़ के बैठ सकती है। जैसे आप लोगों ने रजनीकांत की रोबोट मूवी में भी ये सिचुएशन देखी होगी कि चिट्टी जो है उसके अंदर फीलिंग आ जाती है ऐश्वर्या राय को लेकर, और उसके बाद में फिर देखो क्या क्या कंडीशन क्रिएट वहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो चिट्टी भूल गया था कि ऐश्वर्या राय जो है वो अभिषेक की है, तो वो एक तरीके से आपे से बाहर हो रहा था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, आज की डेट में इतने लार्ज स्केल पर यूज हो रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोगों को देखने को मिलती है। कुछ भी मोबाइल से पूछते हो वो जरा सी देर में आप लोग को बता देता है सारी चीजें। आज की डेट में आप लोग ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, कहां पर आप लोग जा रहे हो, क्या क्या आप लोग सर्च कर रहे हो। ये सारा एक तरीके से बिग डेटा का कमाल है, जो आप लोगों के डेटा की जो माइनिंग हो रही है, आप लोगों के डेटा को जो एनालिसिस किया जा रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि ये इंसान जो है ये कैसी चीजें डेली सर्च करता है, उसी तरीके की चीजें वो आप लोगों को दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। यकीन नहीं मानोगे, अभी कुछ दिनों पहले मैं नोटिस कर रहा था, पहले जब मैं YouTube यूज किया करता था बहुत सारे ऐसे चैनल थे जो मैं देखा करता था, ठीक है। और बैठा बैठा सोच रहा था मैं ऐसे ही, मैंने कहा यार एक कई सारे ऐसे चैनल थे जिनको बहुत दिन हो गया देखे हुए, उनकी कोई वीडियो भी नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बहुत दिनों से वीडियो देखी नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर एक IPS बनी है, अभी उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया। उनके द्वारा अपना जो सर्च इंजन है ना, वो उनके द्वारा अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लिया गया। कैसे? वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर क्लिक किया करती थी मोबाइल के अंदर में जो चीज़ें उसके एग्जाम के लिए फायदेमंद है, जो चीज़ें एग्जाम के लिए फायदेमंद नहीं है उसको देखना बंद कर दिया।
तो उसको सारी उन्हीं वीडियो की रिकमेंडेशन आने लगी जो उसके लिए फायदेमंद है। उसके अलावा किसी वीडियो की रिकमेंडेशन और नहीं आई भी तो बहुत कम आई और उसको इग्नोर कर दिया। तो ये क्या हो गया, आप लोगों ने अपना सर्चिंग इंजन जो है ऐसे तैयार कर लिया कि आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजों की रिकमेंडेशन आए। ये मम्मी पापाओं के लिए संकेत भी है, अपने बच्चों का मोबाइल खोलकर देख लो कि कैसी रिकमेंडेशन आ रही है, उससे पता चल जाएगा कि बच्चा जो है वो क्या क्या सर्च कर रहा है। ठीक है, एक दिन मैंने पहले ये बात बोली तो एक बच्चा कह रहा है सर पिटवा हो गया, आप तो बिल्कुल मम्मी पापा को आपके लेक्चर दिखाने बंद करवाने पड़ेंगे। यार उनको लेक्चर दिखाने बंद करवाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग अपनी आदतें सुधार लो, क्योंकि ये आदतें अच्छी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं कहते कि ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को नेगेटिव एरिया में लेकर जा रही है। तो आप लोगों की इन्हीं आदतों का इस्तेमाल कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जो आप लोगों को फिर एडवर्टीजमेंट दिखाती हैं, आप लोगों को ऐसे ही प्रोडक्ट दिखाती हैं। तो ये रियलिटी है। अगर इस चैनल को आप लोग देखना बंद कर दोगे, कुछ दिनों तक इस चैनल की वीडियो मत खोलो। कई सारे बच्चे बोलते हैं ना कि सर वीडियो तो खोल लेते हैं पर लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर रेगुलरली आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आने इसके बंद हो जाएंगे। अगर रेगुलरली वीडियो नहीं देख रहे तो आप लोगों को रिकमेंडेशन आनी बंद हो जाएगी इस चैनल पर क्या चल रहा है। ये चैनल आप लोग की दुनिया में से एग्जिस्टेंस में से खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, आप लोग इसके साथ में कनेक्टेड हो। अगर इसको कुछ दिनों तक आप लोग इग्नोर करके देखो, इसकी कोई भी वीडियो कोई भी पोस्ट आप लोग अगर एक तरीके से ना इंगेजमेंट नहीं दिखाते हैं। इंगेजमेंट क्या होती है, आप लोगों ने चैनल खोला, वीडियो देखी, आप लोगों ने उसको लाइक कर दिया, आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने शेयर कर लिया, तो ये 3 हाईएस्ट लेवल की इंगेजमेंट है। वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना और वीडियो को शेयर करना। ये इंगेजमेंट के बेस पर ही यूट्यूब जो है वो आप लोगों को देखता है कि आप लोग इस चैनल से कितना प्यार करते हैं, कितने कनेक्टेड हैं, और उसके बेस पर वो आप लोग को रिकमेंडेशन देता है। और ये सारा सब कुछ जो चलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू चलता है। कोई इंसान नहीं बैठा है चेक करने के लिए, यहां पर ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होती है। तो कौन से चैनल आप लोग को देखने हैं जो आप लोग की जिंदगी में अच्छे हैं, वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं अपने सर्चिंग के बेस पर कि आप लोग उन्हीं चीजों को सर्च करो। ये चीजें मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। तो ये काफी खतरनाक चीज है आज की डेट में। हर तरीके से आप लोग को घेरने की कोशिश की जा रही है, घेर कर घोटने की कोशिश की जा रही है। अगर आप लोग इन चीजों को नहीं समझोगे तो बहुत ही गलत तरीके से आप लोगों की चीजों का इस्तेमाल होगा, आप लोगों के डेटा का इस्तेमाल होगा, आप लोगों की जो एक तरीके से जिंदगी जाने अनजाने में इनके हाथ में आज की डेट में घुस चुकी है। इसलिए कहता हूं इंटरनेट पर बैठकर वही चीजें देखो जो आप लोगों के फायदेमंद है। अपने आप को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे यूज है, ये सारे जो आप लोग यहां पर दिख रहे हैं ना इस स्लाइड के अंदर में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है आज की डेट में, जो आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है। रोबोट आज के डेट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं यार, कई सारे मॉल्स में, कई सारे हॉस्पिटल्स में, इवन कई सारी किचन में सामान बनाने के लिए, सामान परोसने के लिए। आने वाले टाइम में सोचो कैसी दुनिया होने वाली है अगर इसी पैटर्न पर चीजें चलती रहे। इसको कई सारे लोग तो एथिकल इशू की तरीके से देख रहे हैं कि अगर मशीनों के अंदर इतना हम लोग घुस जाएंगे तो कहीं ना कहीं मशीन जो है वो इंसानों के ऊपर कंट्रोल न कर ले कल को आकर। क्योंकि मशीनों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है कि मशीन जो है वो समझे कि इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है। सोचो वो ये समझे ना कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है और वो दोनों को एक ही तरीके से लपेट ले, तो क्या होगा। मोरालिटी का कोई इशू मशीन के सामने रहती नहीं, क्योंकि वो एक मशीन है। इंटीग्रिटी कोई पूछने वाला ही नहीं है, उसके पास में कोई ऐसा सोचने समझने की ज्यादा क्षमता होती नहीं है उन चीजों को देखकर कि ये सही है ये गलत है। उसमें कोई डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी ज्यादा नहीं होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं सेफ, इसी के साथ में बायसनेस के बारे में बात करें तो इनसे इंडिपेंडेंट आप लोग बोल सकते हो। और सुपर इंटेलिजेंस मशीन है यहाँ पर ये, जैसे मैंने बोला ना कि चिट्टी वाली मूवी देखना, ठीक है, तो वो समझ में आएगा। रोबोट मूवी जो रजनीकांत की है उसमें ये चीजें दिखाई गई हैं बाकायदा कि इस तरीके से सिचुएशन आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए इनको कंट्रोल करके चलना चाहिए। और वर्चुअल रियलिटी यानी कि है तो वर्चुअल पर लेकिन रियल फील हो रहा है, उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी एंड व्हाट आर इट एप्लीकेशन। आज के डेट में इसके एप्लीकेशन क्या है, तो उसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है। तो वर्चुअल रियलिटी आज के डेट में हर एक एरिया में आप लोग बेसिकली यूज करते हुए देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम में। गेम्स तो बच्चे खेल ही रहे हैं, इसको एजुकेशन सिस्टम में यूज कर सकते हैं, लोगों को कोचिंग ट्रेनिंग देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में। वर्चुअल रियलिटी हर तरीके से आज के डेट में जिंदगी में घुसने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि वर्चुअल को रियल फील करा रही है वो चीज अपने घर पे बैठे बैठे। इवन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर इंसान ऐसा लगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूम के आ गया, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे माइंड फ्रेश करेगा आप लोग। पर लेकिन इनके साथ में इतना ज्यादा घुल भी सकते हैं हम लोग कि हम लोग रियल लाइफ को एंजॉय करना ही बंद कर दें। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बने हैं? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इफेक्ट एक तरीके से बोला जा रहा है कि यहां पर कौन कौन से जो डेवलपमेंट है, ठीक, प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू, ये बातें की जा रही है। तो एक तरीके से बात की जा रही है ब्रिंग डाउन द जो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है इंडस्ट्रियल यूनिट में। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप लोग घर से बाहर निकले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया,
आप लोग ये घर के सारे स्विच जो है वो बंद कर दिए, अब इमीडिएटली शट डाउन कर दे सब कुछ, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन अपने आप घट गया ना, ठीक है। क्रिएट करेगा मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड द सॉन्ग्स, उसको बता दो क्या चाहिए आप लोगों को, उसके ऊपर ये सारी चीजें क्रिएट करके रख देगा। डिजीज को डायग्नोसिस करने का भी काम यहाँ पर ये करेगा। टेक्स्ट अगर आप लोग लिखते हैं गूगल में आज के डेट में, तो उसको स्पीच में भी कन्वर्ट करके दे देता है। वायरलेस ट्रांजिशन आप लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये सारी चीजें आप लोगों को करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा, और आने वाले टाइम में और ज्यादा चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर साइंस एंड टेक का आप लोगों का बनता है जो कि यहां पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है जो कि अभी इमर्जिंग है और उसके एप्लीकेशन और आने वाले टाइम में आप लोगों को इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, तो एक बात ध्यान रखना कि उस पर्टिकुलर सिस्टम से रिलेटेड वो सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आज उसके ऊपर स्टडी न की गई हो, तो आने वाले टाइम पर उस पर स्टडी की जाए और उसका एक अच्छा खासा रिजल्ट आप लोगों के सामने निकल कर आए। तो ये भी आप लोगों को बेसिक यहां पर देखने को मिल सकता है। ये एक तरीके का हैक है आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, कोई भी ऐसा अगर सिस्टम आता है कल को चलकर, अगर मेटावर्स के बारे में कोई आप लोगों से ऐसी कोई स्टेटमेंट देता है, ठीक है, मशीन लर्निंग के बारे में कोई आप लोगों से ऐसी बातें करता है, तो कुछ भी ऐसा सिस्टम अगर आता है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करता है, तो ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं कि उसमें कोई ये नहीं बोल सकता कि इससे ये काम नहीं किया जा सकता, हो सकता है आने वाले टाइम में वो काम हो जाए। तो यूपीएससी कोई भी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट नहीं देती है, इसलिए अक्सर उन क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो ऑल ऑफ द अबव होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में क्या क्या इशू कनेक्टेड है यहाँ पर, अकाउंटेबिलिटी, बायसनेस, इंटीग्रिटी, या फिर यहाँ पर कॉन्सियसनेस, यानी कि चेतना के बारे में बात करें, अखंडता के बारे में बात करें, पक्षपात के बारे में, या जवाबदेही के बारे में, तो कौन कौन से इशू जो है वो उसके साथ में यहाँ पर कनेक्टेड है, आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोगों के हिसाब से आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका क्या हो गया? आंसर ए हो गया, क्योंकि मैंने बोला था लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, इनकी चेतना की कमी है, वो चीजें समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, यही मैंने अभी डिटेल में आप लोगों को यहां पर बताया भी है। तो यार ये टॉपिक ऐसा है जो कि आने वाले टाइम में और ज्यादा आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मशीन लर्निंग, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनका कोई ओरा थोरा नहीं है, यानी कि बढ़ते नजर आ रहे हैं। पर आप लोगों को देखना पड़ेगा आप लोगों को कहां पर रुकना है इनको लेकर, एक तरीके से आप लोगों को कितना आइडिया इनका होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोगों को क्लैरिटी माइंड में होनी चाहिए। फीडबैक जरूर देना टॉपिक के बारे में कि समझ में आया या फिर नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो कि कहाँ समझ में नहीं आया, और इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो ऐसे टॉपिक आप लोगों को तैयार कर ही जाने हैं एग्जाम के अंदर भी। और एग्जाम तो यार बात की बात है, ये तो सोसाइटी में घुसने वाले टॉपिक है आने वाले टाइम में, तो पता होना चाहिए इनके बारे में आप लोगों को, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों को पुराने दिनों की यादें ताजा करके देगा। अभी एक स्टडी की गई है और उस स्टडी में ये पाया गया है कि कैश का जो सर्कुलेशन है जो यहाँ पर पब्लिक के अंदर में, वो डबल हो चुका है इन लास्ट 6 ईयर, जब से नोट बैन हुए हैं। तो नोट बैन वाले मुद्दे पर भी हम लोग बात करेंगे, और जो कैश का सर्कुलेशन है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर कुछ बातें करेंगे। तो कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आप लोग जीएस पेपर 3 के साथ में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके साथ में कनेक्ट करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर स्टडी ये की गई कि बोला गया कि अभी रिसेंटली लगभग 6 साल 2 महीने हो गए जब एक स्टडी निकल कर आई कि डीमोनेटाइजेशन किया गया था 8 नवंबर 2016 को, जिसमें हमारे देश के अंदर में 500 और 1000 के नोट जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। आधी रात को प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया और लोग जो है वो भौचक्के रह गए कि क्या होगा। लोगों को तो बहुतों को तो ये लगा कि भाई साहब सारा पैसा बर्बाद हो गया, कोई यूज ही नहीं कर पाएगा अब इसको। पता नहीं किस किस ने कहाँ कहाँ पैसे दाव रखे थे, सारे पैसे निकल कर बाहर आने लगे। बहुत सारे लोग जो है अमीर भी हो गए उस टाइम पर, क्योंकि बहुत सारा पैसा लोगों तक बांटा भी गया। तो बोला जा रहा है कि जो कैश है जो बोला जा रहा था उस टाइम पर खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर माना जा रहा है कि ये अगर अब हम लोग बात करते हैं फिलहाल के टाइम पर, तो हमारे देश के अंदर में वो सर्कुलेशन जो है वो और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये बातें बोली गई रिसेंटली, अभी तब से लेके अगर हम लोग काउंट करते हैं जब से नोट जो है वो बैन हुए, ठीक है। हालांकि जो नोट बैन हुए उसमें बहुत सारी स्टोरीज सामने निकल कर आई। कोई बोल रहे थे कि यहाँ पर ब्लैक मनी को कम करना है, पर लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि ब्लैक मनी तो ठीक है कम हुई नहीं हुई, पर लेकिन डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है वो देश के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। और ये बातें सही भी हैं, पर लेकिन मुद्दा फिर से ये निकल कर आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इस मुद्दे को छोड़कर
अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब एक पर्टिकुलर बेंच के द्वारा यहाँ पर ये बातें सुनी गई, तो ये एक पर्टिकुलर केस भी आप लोग याद रखिएगा, जिसको थोड़ा सा बता देता हूँ। उस बेंच के अंदर में टोटल मिलाकर 5 जज थे। 5 जज में से 4 जज ने एक तरफ फैसला दिया और एक जज जो है वो अपोजिट में यहां पर गए, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या बोला गया, उनके द्वारा ये बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस था कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर 500 और 1000 के नोट जो है वो बंद किए गए थे, तो जो प्रोसीजर फॉलो किया गया था इन नोट को बंद करने के लिए, उस प्रोसीजर में कोई भी कमी नहीं थी। यानी कि एक पूरे सिस्टमेटिक वे में पूरा का पूरा काम किया गया था, वो उसी सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। और ऑपरेशन क्या था कि क्लीन करना है जो बेसिकली हमारे देश की मनी है, खासकर ब्लैक मनी को यहां पर एक तरीके से रोकने की कोशिश की जाने की बात यहां पर की जा रही थी। तो वो पूरा प्रोसीजर जो चला उसमें कहीं भी कोई भी कमी खामी नहीं थी, ये बातें बोली गई। पर लेकिन उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, पॉजिटिव इंपैक्ट था या फिर नेगेटिव इंपैक्ट था, वो इंपैक्ट चेक नहीं किया गया यहां पर, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ये जजमेंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑपरेशन क्लीन मनी था यहाँ पर, लॉन्च किया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भी यहाँ पर कि कैसे चीज़ों को कंट्रोल करना है। और इसी के साथ में इम्पैक्ट जो है उसकी वजह से बहुत सारा पैसा जो है वो सिस्टम में वापस आ गया था। तो लोगों को ये लगा कि ब्लैक मनी फिर है कहाँ। तो कई सारे मजाक भी उड़ाए गए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बोला था कि इतना पैसा आ जाएगा कि लगभग 15 लाख लोग जो लोगों के अकाउंट में पहुंचेगा। वो स्टेटमेंट हालांकि अलग तरीके से थी, पर लेकिन उसको बहुत ही अलग तरीके से चीज़ों को देखा गया उस टाइम पर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, पर लेकिन मुद्दे क्या थे, मुद्दे यहाँ पर ये थे कि जनता जो थी उस टाइम पर बहुत ही बेइंतहा तरीके से परेशान हुई। आप लोगों ने देखा, लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाई, ठीक है। तो किस तरीके से सिचुएशन उस टाइम पर निकल कर आई। तो उस टाइम पर लोगों के हाथ में से कैश जो है वो लगभग खत्म हो गया, आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो कि इंटरनेट यूज करना नहीं जानते थे, वो मजबूर हुए इंटरनेट यूज करने के लिए। पेटीएम, भीम पे, ये सारे सिस्टम जो है अलग अलग तरीके से निकल कर सामने आए और लोगों ने खासकर इसको और बिजनेस कम्युनिटी ने भी हाथों हाथ लिया। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह था कि मनी सप्लाई जो उस टाइम पर चल रही थी, जो पैसे के फॉर्म में मनी आ रही थी, लोगों के जो करंट और सेविंग अकाउंट में जो पैसे थे वहां पर एक तरीके से आप लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। वो सारा का सारा पैसा तो सही है, पर लेकिन जो लोगों के घरों में पैसा पड़ा था उसको निकाल कर लाने का पूरा काम यहां पर किया गया। तो गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर बेसिकली ये सिस्टम निकल कर देखने को मिला। और जो करेंसी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो याद रखिएगा जो कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट यहां पर इशू करती है, और जो रुपीज वगैरह हैं वो यहां पर हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रहते हैं। तो गवर्नमेंट इशूइंग ऑथोरिटी है कॉइन्स और सप्लाई करने के लिए कॉइन्स को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिमांड पर यह काम किया जाता है। यानी कि अपनी मनमर्जी से वो ये काम नहीं करती है, ठीक है। तो यानी कि फिर से कौन आ रहा है, यहां पर आ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग आरबीआई बोलते हैं, वो यहां पर पूरी मनी की जो सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। और इसी मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना, उसको प्रिंट करना, ये सारा जो सिस्टमेटिक ढंग में जो काम होता है कि करेंसी को प्रिंट करना, उसको सप्लाई करना, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। कहां कहां पर किस तरीके से किस सिस्टम को लेकर चलना है, तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को यहां से निकलकर नजर आता है। अब मुद्दा क्या था, मैं आप लोगों को वो समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे लेवल पर यहां पर समझ पाओगे। देखिए बेसिकली है क्या, जब हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश में जो मनी का सर्कुलेशन हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि हमारे देश में हो रहा है, दुनिया भर में हो रहा है। और आज के डेट में सब क्या किसकी ओर को जाने की कोशिश कर रहे हैं, सबके सब जो है आज के डेट में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग डिजिटल करेंसी की ओर चले। हमारी कंट्री ने भी डिजिटल करेंसी की ओर को पैर रखने की कोशिश की है, पर लेकिन आज भी लोग जो हैं दुकान पर जाकर चीज़ों को टच कर कर छू कर उसको खरीदना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज भी जो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग पसंद करते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि दुकान पर जाकर उसको ट्राई कर कर एंजॉय कर कर ही पसंद करते हैं। तो यहाँ से आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे और इसमें कोई गलत नहीं है। अपना पैसा है, आपका पैसा है, आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो, आप लोग खर्च कर रहे हो, तो आप लोग उसको फील कर कर उसको इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा गया। पर लेकिन मुद्दा क्या है, यहाँ पर आज की डेट में हम लोग कोशिश करें कि डिजिटल करेंसी की ओर चला जाए, पर लेकिन कुछ लोगों की, जैसे हमारे देश में लोगों की आदत अगर चेंज होगी तो ये सिस्टम जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब आप लोग समझ सकते हैं आज के डेट में भी अगर मम्मी पापा को आप लोग बोलो, खासकर वो कैश में पैसा इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करेंगे। हम जैसी जनरेशन, जो अभी नई जनरेशन निकल कर आ रही है, वो पूरा डिजिटल फॉर्म में एक बार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी कि ये एक ट्रांजिशन फेज है, जिस फेज में आप लोग खड़े हो ना आज की डेट में, ये एक ट्रांजिशन फेज है। यानी कि यहां से आगे आने वाली जनरेशन जो है
वो आप लोगों को पैसा जो इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी, वो करेंसी का जो सर्कुलेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा वो कम होता हुआ यहां से आगे आप लोगों को नजर होता हुआ नजर आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। मतलब क्या हो गया? मतलब यहां पर ये हो गया कि आने वाले टाइम में करेंसी का सर्कुलेशन काफी कम आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकता है। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर जो अभी यहां पर 2022 में जो आंकड़े निकलकर सामने आए उसमें यह बोला गया कि जो करेंसी का सर्कुलेशन पहले था वो अभी यहां पर आप लोग देखते हैं वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ गया था कि रेशियो ऑफ द करेंसी सर्कुलेशन इन द जीडीपी। तो ये एक तरीके से चेक किया गया। जब इसको आप लोग चेक करते हैं यहां पर कि करेंसी इन सर्कुलेशन, तो यहां पर 2014 में कितना था, यहां पर 15 में, 16 में और 21 में आप लोगों को देखने को मिला और 22 में आप लोगों के सामने यहां पर कुछ ऐसा निकल कर आया आंकड़ा। तो इसको यहां पर बेसिकली कोशिश की जा रही है कि कैसे इस सर्कुलेशन को थोड़ा सा कम किया जाए फिलहाल के टाइम पर। अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को अलग अलग पैटर्न देखने को मिलेगा कितनी करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है। तो अगर ब्रॉड बेस पर आप लोग दुनिया को अगर देखोगे कि स्टॉक ऑफ द जो ब्रॉड मनी अराउंड द वर्ल्ड अगर आप लोग देखोगे तो अलग अलग पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी करेंसी। चाइना जो है वो सबसे लार्ज स्केल पर आप लोगों को नजर आएंगी, लगभग 25 ट्रिलियन, ठीक है। यूएसए के अंदर में 14 ट्रिलियन, ठीक है। इंडिया के अंदर में भी लगभग 2.1 ट्रिलियन के करीब आप लोग यहां पर देखते हैं जो सर्कुलेशन में आज के डेट में करेंसी आप लोगों को यहां पर नजर आती है। तो कहने का मतलब यहां पर ये कि आज की डेट में अगर हम लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो चीजें ऐसा नहीं कि सुधरेगी नहीं, आराम आराम से सुधरेगी। आप लोग खुद देख लो एक टाइम पर लोग जो है किस तरीके से जिंदगी जिया करते थे, आज की डेट में कोविड-19 ने कितनी सारी चीजें यहां पर चेंज करके रख दी है। तो चीजें चेंज हो रही हैं पर चेंज होने में यहां पर टाइम लगेगा, उसके लिए थोड़ा सा टाइम हम लोग को देना पड़ेगा। मैं बार बार आप लोगों से बात कर रहा हूं कि मनी सप्लाई जो है वो काफी लार्ज स्केल पर हमारे देश में जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। पर लेकिन जब मनी सप्लाई को हम लोग काउंट करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में, तो उसको कैसे काउंट करते हैं ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। यानी कि टोटल मनी होती कहाँ पर है। अगर आप लोग देखोगे यानी कि जैसे आप लोगों के पास में पैसा रखा हुआ है घरों में, ठीक है, आप लोगों के पर्स में पैसा रखा हुआ है, आप लोग जो है कहीं पर एक तरीके से ना डिमांड डिपॉजिट एक तरीके से अगर बात करें तो कहीं से वो वाला पैसा गया हुआ है, सेविंग जो अकाउंट है उनमें पैसा रखा हुआ है सेविंग बैंक में, ठीक है। इसी के साथ में पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में पैसा रखा हुआ है। तो यहाँ पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले को M1 बोला गया है, दूसरे को M2, तीसरे को M3 और चौथे को बोला गया है M4। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, अगर लिक्विडिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं किसके अंदर में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये आप लोगों को M1 के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। यानी कि सबसे ज्यादा जनता के हाथ में पैसा कहां पर है, वो M1 के अंदर में है। क्यों? क्योंकि M1 का मतलब ये होता है कि जो करेंसी है, करेंसी यानी कि जनता के हाथ में जो करेंसी है, तो यहां पर ये वाली करेंसी होगी और DD यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट हो गया। तो ये सबसे बड़ा जो जनता के हाथ में करेंसी हो गया वो लिक्विडिटी होता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि मार्केट में लोगों के हाथ में कितना पैसा है जिसका इस्तेमाल करके वो कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, तो वो जनता के हाथ में लिक्विडिटी हो जाती है बेसिकली, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि M1 जो है उसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, M2 में उससे कम, M3 में उससे कम और M4 में उससे कम। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। पर लेकिन ये M2, M1, M3, M4 है क्या? M1 है यहां पर करेंसी जनता के हाथ में प्लस हो गया डिमांड डिपॉजिट। M2 में क्या करेंगे, M1 का जो भी सारा माल है उसको यहां पर ऐड कर लेंगे प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जो सेविंग बैंक है। M3 में क्या करेंगे, उसमें M1 का सारा माल ऐड कर लेंगे प्लस नेट डिपॉजिट जो भी कमर्शियल बैंक है देश के अंदर में उनका पैसा ऐड कर ले। यहां पर कमर्शियल बैंक के अंदर में पैसा रखा हुआ है वो जनता के हाथ में नहीं है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो इस वाले पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलेगी। M3 क्या है, M3 को प्लस टोटल जो भी डिपॉजिट है यहां पर पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हटा देते हैं यहां पर। तो M1 और M2 जो है वो नैरो मनी वाली जाती है। नैरो मनी मतलब एक तरीके जनता के हाथ में पैसा है उसमें से काफी लार्ज स्केल पर, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें यहां पर वो जो है पर्टिकुलर जनता अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकती है। और M3 और M4 जो है उसको ब्रॉड मनी की कैटेगरी में यहां पर रखा जाता है। यानी कि M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड एसेट्स है जिसको इजीली ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, और M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है क्योंकि मैक्सिमम पैसा जो है वो इधर उधर आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा, पर लेकिन पैसे की क्वांटिटी बहुत ज्यादा यहां पर देखने को मिलेगी। M3 जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है जब मनी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। M3 यानी कि नेट डिमांड जो यहां पर है, नेट जो टाइम डिपॉजिट टू द कमर्शियल बैंक, तो वहां से आप लोग देखते हैं बैंकों से फटाफट सप्लाई होती है, ठीक है।
ये यहां पर ऑल्सो नोन द एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज, M3 को एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है आप लोगों से। लिक्विडिटी का क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि लिक्विडिटी किस में ज्यादा होती है। अभी यहां पर पूछ लेंगे कि एग्रीगेट मॉनेटरी जो रिसोर्सेज हैं वो किसको बोला जाता है, M3 को बोला जाता है। M3 में क्या होता है, M1 प्लस नेट जो टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। तो ये सारे ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जा चुकी है। तो टेक्निकल है पर लेकिन आप लोगों को ये बता दी गई है ताकि कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जिससे आप लोग को माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो कैसे बन सकता है, अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं। डीमोनेटाइजेशन के बारे में तो हम लोगों ने जान ही लिया, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया गया, डायरेक्ट आप लोगों से कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ज्यादा तामझाम नहीं है। स्टेटमेंट 4 है पर लेकिन क्वेश्चन आसान है कि बोला जा रहा है कि इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, यानी कि लोगों के हाथ में पैसा कैसे पहुंचता है, कौन कौन सी चीजों से लोगों के हाथ में पैसा पहुंचता है, ये आप लोगों को यहां से चूज करना है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें क्या होता है कि एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी और बेची जाती है। तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है बैंक, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो कुछ खरीद रहा है आप लोगों से, आप लोगों के हाथ में कुछ टोकन है, कोई टोकन टाइप ऑफ चीज आप लोगों से खरीद रहा है, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, जिसने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आरबीआई ने वो आप लोगों से खरीद लिए। तो इसके बदले आप लोग क्या दिया, आप लोगों को रोकड़ा मिला ना, पैसा। वो जो पैसा आप लोगों को मिला है अब वो एक लिक्विड फॉर्म में आ गया, आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक आप लोगों से खरीदता है तो आप लोगों के हाथ में लिक्विडिटी बढ़ती है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहली करेक्ट हो गई तो ना तो डी है और ना ही बी है। ठीक है, डिपॉजिट ऑफ द करेंसी, हालांकि इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, अब सीधा सीधा ना तो फोर्थ पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, देखो आधा क्वेश्चन खत्म हो गया ना, और ना ही दूसरा पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को, पर फिर भी पढ़ देता हूं। डिपॉजिट ऑफ द करेंसी इन द कमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, ये क्या करेगा, आपकी पैसा है, आप लोगों ने बैंक में ले जाकर रख दिया। अब तो लिक्विडिटी कम हो गई ना, आप लोग कुछ खरीद ही नहीं सकते, बैंक में रख दिया आप लोगों ने तो ले जाकर, आपके हाथ में पैसा थोड़ी ना है। अगर खरीदना भी होगा तो डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, पहले ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तब जाकर चीजें खरीदेंगे। डायरेक्ट ऐसे थोड़ा ना कि पैसा दिया सामने वाले को सामान खरीद लिया। ठीक है, नेक्स्ट है सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर पब्लिक को बेची जा रही है तो इसका उल्टा हो गया ये, यानी कि पब्लिक के हाथ में सिक्योरिटी यानी कि टोकन जाएगा, कुछ कागज जाएगा, और सेंट्रल बैंक के हाथ में पैसे आएंगे, तो इसका अपोजिट हो गया, तो लिक्विडिटी मार्केट में कम होगी। पर लेकिन ये क्या है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, जब सेंट्रल बैंक से गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो कहीं ना कहीं वो जो उधारी सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है वो कहीं ना कहीं जनता तक पैसा पहुंचेगा, या तो किसी स्कीम के थ्रू या फिर किसी डायरेक्ट जो अकाउंट में ट्रांजेक्शन किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने पास ही रखने वाली है, या कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट होने वाला है जाकर। तो तीसरा भी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन, हालांकि तीसरा वाला ऑप्शन थोड़ा सा टाइट था, पर लेकिन यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट के हाथ में जो पैसा होगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो जनता के हाथ में जाने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरीके से। तो इसलिए आंसर यहां पर आप लोग सी बोल सकते हैं, जो कि सही आंसर है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए, आप लोग देख सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था M1, M2, M3, M4, उसी के ऊपर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट। यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। यहां पर अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग तुरंत दोगे। बोला गया कि इफ यू विड्रो, यानी कि अगर आप लोग निकालते हैं 1 लाख रुपए फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, तो इमीडिएटली जो एग्रीगेट मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर में वो कैसी होगी, यानी कि मनी सप्लाई कैसी होगी अगर आप लोग डिमांड डिपॉजिट जो है वो यहां पर एक तरीके से ये यहां पर आप लोग निकालते हो। ठीक है, इफ यू विड्रो 1 लाख इन द कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर में क्या होगी। देखने से तो ये लग रहा है कि पैसा निकाल कर लेकर आए कि इमीडिएटली यहां पर जो है मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो बोला गया कि रिड्यूस हो जाएगी, बोला गया कि बढ़ जाएगी, बोला गया कि टू इंक्रीज इट मोर देन 1 लाख, बोला गया कि टू लीव इट अनचेंज्ड। इसका क्या मतलब हो गया कि ये अनचेंज्ड बोल दिया गया इसके द्वारा। रीजन क्या है, रीजन यहां पर आप लोगों को बिल्कुल उसी पॉलिसी जो है M1 के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा। करेंसी जनता के हाथ में, और डिमांड जो यहां पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है यहां पर, ठीक है, तो ये एक तरीके से जो एक नहीं बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट जो है वो किस में आती है, वो मनी सप्लाई में आती है, और मोस्ट लिक्विड फॉर्म मनी सप्लाई यहां पर इसको बोला गया है। यानी कि M1 के अंदर ही प्रोसीजर हो रहा है यहां पर, तो M1 के अंदर प्रोसीजर हो रहा है, तो इसका मतलब
क्या हो गया कि ये अनचेंज्ड है, क्योंकि M1 के अंदर ही हो रहा है ना जब मनी सप्लाई के बारे में बात करेंगे, और M1 तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म ही है, तो उसमें कोई बोलने वाली बात ही नहीं रह गई यहाँ पर। यही चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी कि करेंसी डिमांड डिपॉजिट या फिर अदर डिपॉजिट जो भी रहते हैं इसको डिमांड डिपॉजिट ही बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इसी कैटेगरी में आप लोगों का यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, तो मनी सप्लाई किस तरीके से होगी, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगी। डिमांड जो डिपॉजिट कंपोनेंट है वो विल फॉल एक तरीके से सी कंपोनेंट की कैटेगरी में, यानी कि करेंसी की कैटेगरी में ही आता है वो, और वो करेंसी ऑलरेडी इंसानों के हाथ में है, तो वो तो चेंज करने वाला कुछ ही नहीं है वहां पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से आगे भी पूछे जा सकते हैं M2 M3 या फिर आगे चलकर इनसे, तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है, M1 इजकल टू CU प्लस DD, M2 ये, M3 बेसिकली ये सारी चीजें वीडियो को पॉज कर पढ़ लो। कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 3 पेयर या फिर ऑल ऑफ द अबव पेयर। तो A, B, C या फिर D सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों के हिसाब से सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर C। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो है M3 वाली, तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक, और यहां पर क्या बोला गया, M3 इजकल टू M2 बोल दिया गया यहां पर, जबकि M2 नहीं है, यहां पर क्या है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा M1, ठीक है। तो इस तरीके से भी कंफ्यूजन में डालकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनी सप्लाई से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट है, 4 लंबी चौड़ी स्टेटमेंट लिखी हुई है, पर लेकिन क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पढ़ते ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है। करेंसी इन सर्कुलेशन रेफर टू द कैश और द करेंसी विद इन ए कंट्री दैट इज फिजिकली यूज टू कंडक्ट द ट्रांजेक्शन बिटवीन द कस्टमर और बिजनेस। यानी कि करेंसी सर्कुलेशन का मतलब यह होता है कि लोगों के हाथ में करेंसी है और कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं उस करेंसी का इस्तेमाल कर। मॉनेटरी ऑथोरिटी जो है वो सेंट्रल बैंक एक तरीके से पे करता है अटेंशन कि फिजिकल सर्कुलेशन जो करेंसी का है वो एक तरीके से मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ क्लास में क्या चल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है कि वो एक तरीके से डिसाइड करता है कि कितनी करेंसी उसमें है सर्कुलेट हो रही है, कितनी बाहर निकालनी है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का काम होता है, मॉनेटरी ऑथोरिटी। आरबीआई का रोल क्या रहता है, वो राइट टू इशू द करेंसी नोट्स, उसके पास में सोल अधिकार है आरबीआई के पास में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, एक तरीके से इशूइंग है कॉइन ऑथोरिटी को, वो एक तरीके से कॉइन को इशू करती है, पर लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिमांड पर वो इशू करती है। ओनली 1 सही है, ओनली 2 सही है, ओनली 3 या फिर ऑल 4। तो आंसर क्या है, आंसर है डी सही, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को यहां पर पढ़ाई है कि किस तरीके से करेंसी का सर्कुलेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो ये कॉइन भी आरबीआई के नाम पर ही यहां पर निकलते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि हवा हवा में गवर्नमेंट अपने आप काम कर देती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था M1 और M2 क्या है, वो नैरो मनी है, तो यहां पर नैरो लिखा हुआ है। M2 और M3 M4 क्या है, वो ब्रॉड मनी है, यहां पर ब्रॉड लिखा हुआ है। M1 जो है वो मोस्ट लिक्विड एंड इजीएस्ट फॉर ट्रांजेक्शन मनी है। M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है अगर बात की जाए। M2 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर है मनी सप्लाई की मार्केट के अंदर में, और इसको एग्रीगेट मनी मॉनेटरी रिसोर्स बेसिकली बोला गया है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। क्या है सही आंसर? सही आंसर यहां पर इसका ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पर यहां पर M2 नहीं है, अभी पढ़ाया था यहां पर M3 है, ठीक है। M3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड है मेजर मनी सप्लाई करने के लिए, और एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी इसको बोला जाता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी है, क्रिटिकली आप लोगों को एक तरीके से क्रिटिकली कमेंट करना है ऑन द जो सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द डीमोनेटाइजेशन। अचीव क्या भी उसके द्वारा किए गए हैं अपने जो स्टेटेड ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो किसने डिसाइड किया था ऑब्जेक्टिव, क्या उसने अब अचीव कर लिए हैं। तो इसके ऊपर आप लोगों को एक आंसर लिखना है। नॉर्मली देखा जाए तो पर्पज क्या था कि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को रोका जाए, डिजिटल जो है सर्कुलेशन करेंसी का वो बढ़ाया, करप्शन को कम करे, एक तरीके से कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट के हाथ में जो मनी जाती थी उसको भी कहीं ना कहीं रोका गया, दंगे फसाद कम हो गए, लोगों के हाथ में करेंसी नहीं थी। तो बहुत सारे पॉजिटिव फायदे भी देखने को मिले, पर लेकिन नेगेटिव भी है। जनता जो है बहुत ज्यादा परेशान रही, अनप्रेडिक्टेबल तरीके से काम किया गया, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस जो है वो इसकी वजह से बर्बाद हुए, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आया, मनी सर्कुलेशन खत्म हो गई। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि मनी सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो गरीब जो है और गरीब हो गया इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से, ऐसी भी कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अमीरों पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा, ये बातें आप लोगों के सामने हैं।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों आप लोग को बता दिए, तो इस तरीके से आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा टॉपिक, मजा आया कि नहीं आया? मजा आना चाहिए, माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। M1 M2 M3 वाला कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बताया उसके बारे में याद रखिएगा। और कोई भी बिजनेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, हम जब ऐसे बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 19 यहां पर आता है, हमारे हाथ में करेंसी होनी चाहिए और उस करेंसी का इस्तेमाल हम लोग अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट है। इसीलिए जो हमारी जो बेसिकली कंट्री के अंदर में जब हम लोग बात कर रहे थे कि बिटकॉइन को बैन कर देना चाहिए, तो यहां पर लोग जो है कोर्ट में पहुंच गए और ये बोलने के लिए अगर बिटकॉइन को बैन करोगे तो हम लोग ट्रेड यानी कि व्यापार कैसे करेंगे, हमारा बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा जो बिटकॉइन से रिलेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इनका फंडामेंटल राइट है, इसका इस्तेमाल करें करेंसी का। आप लोगों को इसको बैन नहीं करना है, आप लोगों को इसको रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब इसका गलत इस्तेमाल न हो और सही इस्तेमाल करने वाले को सपोर्ट प्रोवाइड कराना, ये काम आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये टॉपिक भी मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया थोड़ा सा, क्योंकि ये भी टाइम टू टाइम न्यूज में रहता है मुद्दा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, तो चीजों को आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो माइंड में क्लैरिटी आई कि नहीं आई, ये चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर कोई फायदा नहीं है कंफ्यूजन का। आई क्लैरिटी? तो इस तरीके से लेकर चलना है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गए इस टॉपिक में आप लोग, तो खुद देखिए आप लोग यहां पर ये सारे क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन तो आप लोग का ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये हो गया जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर ये हो गया और पांचवा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए ये हो गया। तो इस तरीके से टॉपिक अगर तैयार करोगे, कहीं छूटेगा क्या कुछ? एग्जाम में आप लोग किसी चीज से भी एक तरीके से दिक्कत में नहीं आओगे। और आंसर राइटिंग में आप लोग इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आई होप कि क्लैरिटी आई होगी। कहीं डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो पूछना, मैं हूं यहां पर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए माइंड में टॉपिक को लेकर, ठीक है। रसिया और यूक्रेन की वॉर जो है वो इतनी लंबी खिंचेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। सबको ये लग रहा था कि रसिया 2 मिनट में इधर उधर कर देगा यूक्रेन को और उसके बाद में अपनी सत्ता स्थापित कर लेगा। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर ये वॉर जो है एक काफ़ी भयानक चीज़ों को पार करती हुई आगे बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और ये आगे और भी भयानक रूप यहाँ पर ले सकती है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर जब यूक्रेन के जो लीडर थे उनसे यहाँ पर बातें कर रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड और यूरोप, खासकर नेटो के मेंबर, तो यहाँ पर वो बोल रहे थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो। तो उनके द्वारा ये नहीं बोला, उनके द्वारा ये बोला गया कि मुझे ये मत बोलो कि लगे रहो, यानी कि एक तरीके से मुझे एप्रिसिएशन नहीं सुनना है आप लोगों का। मुझे क्या चाहिए? मुझे हथियार चाहिए, ताकि मैं पुतिन को नो बोल सकूं कि आगे और न बढ़े और जो भी मेरे एरिया उसने छीन लिए हैं उसको मैं वापस यहाँ से लेकर आ सकूं। ये मेरा बेसिक पर्पज है। तो उसके चलते इनके द्वारा यहाँ पर कई सारे हथियार मांगे गए, जिनमें से लेपर्ड 2 ये टैंक है जो कि काफ़ी लेटेस्ट टैंक है। ये यहाँ पर कई सारे देशों से मांगा गया। बेसिक मुद्दा क्या है यहाँ पर? यूक्रेन के पास में जो भी हथियार हैं वो सोवियत टाइम के हैं, यहाँ की काफ़ी पुराने हथियार हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहा है। अभी वो मांग रहा है कि लेटेस्ट हथियार जो है यहाँ पर इसको मिले। पर लेकिन ये जो लेटेस्ट हथियार है जो यूक्रेन के पास में, रसिया को पीछे धकेलने के लिए यहाँ पर जो यूक्रेन जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है और अपने एरिया को भी वापस छुड़ाना चाहता है, तो उसने अभी यहाँ पर यूरोप से गुहार लगाई। तो यूरोप में पहले जर्मनी था जो कि सबसे आगे यहाँ पर बेसिकली सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से अवेलेबल पर्सन था। पर लेकिन जर्मनी ने यहाँ पर मना कर दिया हथियार देने से। उसके पीछे रीजन था, वो सोच रहा था कि यहाँ पर हथियार जो है उसमें यूएसए भी पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि यूएसए का भी जो टैंक था उसको यूएसए को भी अपना टैंक देना था, पर यूएसए ने टैंक देने से मना किया। तो यहाँ पर जो जर्मनी है उसने भी अपना लेपर्ड जो यहाँ पर देने से मना कर दिया। तो उस टाइम पर फिर यहाँ पर यूएसए ने सोचा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, तो अब्राहम टैंक अब यूएसए सेंड कर रहे हैं और लेपर्ड टैंक जो है यहाँ पर रसिया से निकल, इससे जर्मनी से और यूरोप से निकल कर आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये जो वॉर है और ज़्यादा भयानक रूप आप लोगों को यहाँ पर लेती हुई यहाँ पर नजर आ सकती है। ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो टैंक है काफ़ी लेटेस्ट टैंक यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते ये चीज़ें और ज़्यादा खराब सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करती हुई नजर आएंगी अभी आने वाले टाइम में। अभी अगर इस टैंक के बारे में बात करें, ये टैंक काफ़ी एडवांस है और जर्मनी के पास में काफ़ी ज़्यादा है, ग्रीस के पास में, स्पेन, तुर्की, पोलैंड, फिनलैंड, तो मैक्सिमम सब देशों के पास में अगर मिलाकर देखोगे तो 2500 के करीब ऐसे टैंक हैं यहाँ पर जो कि आज के डेट में सर्विस में है। तो अगर कुछ भी लोग हेल्प करेंगे, एक 2-2 टैंक भी अगर यहाँ पर पहुँचाएंगे तो बहुत सारे टैंक जो है वो यूक्रेन के पास में हो जाएंगे और यूक्रेन जो है अपना एक तरीके से एक फ्रंट पर अपनी वॉर को और ताकतवर तरीके से लेकर चल पाएगा, क्योंकि इनकी जो मारने की रेंज है, इनकी जो मारक क्षमता है वो काफी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू जो यहाँ पर अभी फिलहाल यूक्रेन के पास में जो टैंक है, अगर उनके साथ में इसको कंपेयर किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि लगभग यहाँ पर आज की डेट में अगर ये टैंक सारे इसके पास में पहुंचते हैं तो रसिया के ऊपर भारी पड़ जाएगा आने वाले टाइम में यूक्रेन। तो ऐसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। पर लेकिन आप लोग खुद सोचो,
अगर यूक्रेन जो है वो रसिया पर भारी पड़ेगा तो रसिया कहाँ हो चुप होकर वहां पर उसको सुनेगा। तो यानी कि रसिया जो है वो अपने हिसाब से फिर चीज़ों को काम को करने स्टार्ट करेगा। अभी यूएसए ने बहुत सारा पैसा भी अनाउंस किया था यहाँ पर कि वो यूक्रेन के लिए एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराएगा, हथियार वगैरह भेजेगा। तो कहने का मतलब ये कि ये एक ऐसी गंदी वॉर में कन्वर्ट होती जा रही है जो कि आने वाले टाइम में एक काफ़ी घिनौना रूप यहाँ पर ले सकती है। और पूरा खेल जो यहाँ पर खेला जा रहा है, अगर दूर से बैठकर आप लोग देखोगे, यूक्रेन को उलझाया जा रहा है बाकायदा रसिया के साथ में, ताकि रसिया की कमर तोड़ी जा सके। इसीलिए पूरा का पूरा यूरोप जो है वो एक तरीके से बदला लेने पर उतर आया है रसिया से। रीजन क्या है? रसिया ने यहां पर जब बोला कि सर्दियों में मैं तुमको परेशान कर दूंगा, अगर तुम यहां पर यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाओगे तो मैं तुम्हारी गैस सप्लाई वगैरह बंद कर दूंगा। तो उसके चलते पूरा यूरोप जो है वो कहीं ना कहीं, खासकर जो यूरोपियन यूनियन है, वो टूटने की भी कगार पर आ गया था, क्योंकि बहुत सारी कंट्री ने अपने देश के अंदर में अलग अलग पॉलिसी अनाउंस कर दी थी कि हम लोग अपने देश में एनर्जी के लिए ये हम लोग सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। तो एक देश के पास में पैसा है, उसने सब्सिडी दे दी। दूसरा देश बोला भाई साहब मैं भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर हूँ, मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँ अब। तो उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में खींचातानी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर यूएसए भी साथ में निकल कर आया, ठीक है मैं पैसा दूंगा यहाँ पर यूक्रेन को, तुम लगे रहो। तो इसके चलते कहीं ना कहीं रसिया के साथ में यूक्रेन को इल्झाने की कोशिश की जा रही है, ताकि यूएसए जो है वो पूरा का पूरा अपना फोकस जो है वो चाइना के ऊपर लगा सके। इसीलिए यूएसए जो है वो अफगानिस्तान से कल्टी मार कर गया यहाँ से, क्योंकि वो चाह रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर में पड़े रहने का कोई मतलब बनता नहीं है फिलहाल के टाइम पर। तो ये सारा माहौल इसीलिए क्रिएट हो रहा है। ताइवान का इशू इसीलिए बहुत ज्यादा अभी रिसेंटली यहाँ पर नजर आ रहा है। इसलिए जापान और इसी के साथ में जो साउथ कोरिया है, इसके साथ में अभी काफ़ी लार्ज स्केल पर और कनेक्शन जो है यूएसए के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आने वाले टाइम में कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पर इस अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में हमारी जो पोजीशन है वो काफ़ी एक अच्छी पोजीशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं काफ़ी लार्ज स्केल पर, क्योंकि हम फिलहाल के टाइम पर ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग यूएसए के साइड में हैं या फिर हम लोग रसिया के साइड में हैं। हम लोग किसकी साइड में हैं? हम लोग अपनी साइड में हैं। यानी कि जहाँ पर हम लोग को फायदा दिखेगा वहाँ से हम लोग तेल खरीदेंगे, जहाँ से हम लोग को फायदा दिखेगा वहाँ से हम लोग हथियार खरीदेंगे, जहाँ से हम लोग को फायदा दिखेगा वहाँ से हम लोग गैस खरीदेंगे। ये वाली पॉलिसी फॉलो की जा रही है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि अपने ही आप में एक तरीके से कॉपी बोल सकते हो हम लोगों ने कर ली यहाँ पर यूएसए से। जैसे मैंने पहले बताया था, हम लोग जब भी बोलते थे यूएसए को कि यार तुम हमारे साथ भी हो और तुम पाकिस्तान के साथ भी हो, तो यूएसए बोलता था कि पाकिस्तान के साथ में मेरे अपने कुछ और रिलेशन है, तुम्हारे साथ में कुछ और रिलेशन है, दोनों को इंटरमिक्स मत करो। तो इंडिया ने भी सेम पैच फेल दिया यहाँ पर कि रसिया के साथ में हमारे कुछ और रिलेशन है और तुम्हारे साथ में कुछ और रिलेशन है, दोनों को इंटरमिक्स मत करो। तो फिलहाल के टाइम पर हमारी पोजीशन जो है वो एक अलग ही लेवल पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में देखो सिचुएशन क्या क्रिएट होती है। फिलहाल के टाइम पर तो अभी एक तरीके से स्टैग्नेशन लगा हुआ है, अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, बढ़ भी रही हैं पर रुकी हुई भी हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे सिचुएशन होगी वैसे मैं आप लोगों को इसके बारे में अपडेट करूंगा। ये फिलहाल बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो पता होनी चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन रहा तो फिर आगे जो चीज़ें चलेंगी फिर वो भी समझ में आप लोगों को नहीं आएगा। तो माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा। बाकी जो लेपर्ड टैंक है और यहाँ पर जो दूसरा टैंक जो यूएसए का जो अब्राम टैंक है, ठीक है, इनके नाम जस्ट कम से कम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले आते हैं, खासकर डिफेंस में, साइंस एंड टेक में इनके बारे में हल्का फुल्का सा मैच करने के लिए भी कई बार आ जाया करता है, और नहीं तो स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर यहाँ पर कवर किया गया, और यहाँ पर आप लोगों से मैं बात करूंगा मीजल्स एंड रूबेला के बारे में। ये जो टॉपिक है ये दो तरीके से आप लोग कवर कर सकते हो, एक तो गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों ही तरीके से यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए बन जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा, पर लेकिन पहले आप लोग यहाँ पर एक बात और समझिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा यहाँ पर टारगेट रखा गया था कि इस बीमारी को हम लोग खत्म करेंगे 2023 में, हालांकि पहले बोला गया था खत्म करने के लिए। तो अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी लेकर आएगी। सबसे पहले मीजल्स और रुबेला, इनको बेसिकली खसरा और रुबेला के नाम से आप लोग जानते हैं। तो मीजल्स और रुबेला यहाँ पर एक तरीके से ये वायरल इन्फेक्शन है जो कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको बर्बाद करता है। मीजल्स जो है ये काफ़ी एक ऐसी बीमारी है जो कि काफ़ी लार्ज स्केल पर फैलती हुई नजर आती है, किसी को टच भी अगर आप लोग करते हैं तो ये काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आती है। रुबेला जो है वो मैक्सिमम बच्चों में आप लोगों को देखने को मिलेगी और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफ़ी सीरियस यहाँ पर मानी जाती है। कुछ डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में क्लियरिटी रहे थोड़ी सी। मीजल्स और रुबेला को अगर डिफरेंस आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो निमोनिया की काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम रहती है मीजल्स के अंदर में, और डायरिया यानी कि दस्त लगने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं। और दस्त लगना बच्चों के लिए सबसे खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करने वाली बात होती है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। पर लेकिन जब रुबेला के बारे में बात करें तो यहाँ पर
ये अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हार्ट डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है, यानी कि हार्ट अटैक के चांस यहाँ पर बढ़ा देता है। बाकी ब्रेन डैमेज, सुनना बंद हो जाता है और दिखना बंद हो जाता है। ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन बेसिकली फीचर है दोनों के अंदर में। उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर ये दो प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट में कॉमन फीचर क्या है कि ये कॉमन फीचर है, ठीक है। हार्ड डिस्क कितनी है, रैम इतनी है, ये इस तरीके का आप लोगों को मेमोरी कार्ड देखने को मिलेगा। बाकी इस वाले में जो है कुछ और फीचर हो गए, क्योंकि जो एक तरीके से जो कीपैड के नीचे लाइट जल जाती है और इसके अंदर में ये चीज फीचर है। तो ये आप लोग इस तरीके से डिफरेंस समझ सकते हैं। खतरनाक है खासकर बच्चों के लिए, अगर दोनों बीमारी के बारे में यहाँ पर बात की जाए तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इंडिया जो है यानी कि हमारा देश, उसने टारगेट किया था, हालांकि टारगेट हमारे ऐसे फेल होते रहते हैं पहले भी, जैसे 2020 का टारगेट था हम लोग को इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग दवाई के ऊपर फोकस कर रहे थे, पर लेकिन 2020 का तो मिस हो ही गया। अभी 2023 का टारगेट रखा गया, तो क्या 2023 में हम लोग इसको अचीव कर पाएंगे? तो ये देखने वाला मुद्दा है कि क्या हम लोग इसको अचीव कर पाते हैं। मीजल्स जो है ये एक वायरल इन्फेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में, और रुबेला भी वायरल इन्फेक्शन है। तो सबसे पहले तो दोनों जो है ये वायरस की वजह से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कई जगह इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। ये सारे इंपैक्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए, ये वाले इंपैक्ट कहाँ कहाँ पर डाल रहा है, तो ये आप लोग कम से कम याद रखिएगा। दस्त लगा रहा है, निमोनिया, सुनना बंद, देखना बंद, इसी के साथ में ब्रेन डैमेज, हार्ट में डिसऑर्डर क्रिएट कर दे रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि इनके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो इंडिया के अंदर में मिशन इंद्रधनुष, जो कि कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चलाया गया था, जिसके बारे में मैंने कई बार आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है। इसके तहत भी यहाँ पर ये बीमारियों को कवर किया गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल यानी कि देश में स्ट्रेटेजिक प्लान भी इसको लेकर चल रहा है कि कैसे इसको एलिमिनेट करना है। और रुबेला यहाँ पर कंटेनिंग वैक्सीनेशन के बारे में बात की गई थी। रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत में ये दवाइयाँ दी जाती हैं। नेशनल लेवल पर हम लोग मिजल्स और रुबेला के सप्लीमेंट्री इम्यूनाइजेशन एक्टिविटी जो भी यहाँ पर है उसको हम लोग देखते रहते हैं, कंपेन चलाते हैं, पर लेकिन फिर भी हमारी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यानी कि खतरनाक बीमारी है, फिर भी हमसे बार बार बचकर निकल जा रहे हैं। तो इसके बारे में अगर आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, माइंड में थोड़ा सा क्लैरिटी कम से कम जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, डाउट हो तो बता देना, ओके। ITEC अभी न्यूज़ में था यहाँ पर, जब 58th डे सेलिब्रेट किया गया यहाँ पर दिसंबर 2022 में बेसिकली। अभी यहाँ पर ITEC के बारे में बात करूंगा, क्योंकि टाइम टू टाइम ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिलती है। ITEC बेसिकली एक प्रोग्राम है यहाँ पर, इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये हमारी कंट्री में बात की जा रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया यहाँ पर ऑफिसर्स और जो सेलर्स हैं उनके लिए। ये कंट्री के अंदर में ITC यानी कि इंडियन टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का, जो कि इनिशिएट किया गया था 1964 में, ठीक है। एक तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये असिस्टेंट प्रोवाइड कराते हैं, किस तरीके से हम अपने एक्सपीरियंस जो है बेसिकली एक तरीके से ना सही डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस जो है उनको कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर फोकस देखने को मिलेगा। ITC जो है ये ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल तक आप लोगों को इस ITC के कनेक्शन आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें तो आप लोगों को, जैसे मैं यहाँ पर बताऊं, जैसे यहाँ पर बात की जा रही है UINDO, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, अगर इसके बारे में आप लोग बात करेंगे, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म पता है किसी को? चलिए एक बार ट्राई करके देखो आप लोग यहाँ पर, बेसिकली वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पर ट्राई करना, जिससे मैं देखता हूँ कौन कौन सही आंसर यहाँ पर दे पाता है। UNI, ठीक है, UNI बेसिकली DO, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग बताओ UNIDO की फुल फॉर्म क्या है इसके यहाँ पर, ठीक है। देखो कौन कौन बताता है। ग्रुप 77, G5, आसियान कंट्री या बिम्स्टेक के अंदर में यहाँ पर जो प्रोग्राम है, यहाँ पर कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट के अंदर में भी आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए यहाँ पर, ये हम लोग यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं इसके बारे में, प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम जो है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सिस्टर प्रोग्राम है SCAAP, यानी कि स्पेशल कॉमनवेल्थ असिस्टेंट फॉर द अफ्रीकन, जो अफ्रीका प्रोग्राम है, और टेक्निकल कोऑपरेशन स्कीम है। यहाँ पर एक कॉम्बो प्लान के तरीके से देखा जाता है 160 कंट्रीज में, ठीक है। मेजर जो कंपोनेंट है ITC का, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग है, स्टडी टूर दिए जाते हैं, एक तरीके से डेपुटेशन होता है इंडियन एक्सपर्ट का, ताकि अपनी कल्चर को, अपनी चीज़ों को और अच्छे लेवल पर हम लोग आगे लेकर चल सकें। यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग यहाँ पर कल्चर का इंटीग्रेशन भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, ठीक है। और UNIDO क्या है यहाँ पर, इसको यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग बोलते हो। तो इसके साथ भी यहाँ पर काम किया जाता है। तो यहाँ पर ITEC के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट किया गया था यहाँ पर, ये UNIDO हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में भी अगर कोई पूछे तो पता होना चाहिए थोड़ा सा कि अच्छा भाई ऐसा भी कुछ है दुनिया में यार। अगर पता रहेगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं रहेगी। उन्हें रहता कि पता रहता है तो हाँ ठीक है, सही है। ये भी 1966 में यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था UNIDO। तो UN की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, तो इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक्टिव है, आज के डेट में भी काम करती है, मजे ले रही है जिंदगी की ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों के बन जाते हैं। जैसे यूथेनेसिया क्या होता है, जैसे पैसिव यूथेनेसिया। एक तरीके से आप लोग अगर यूथेनेसिया वर्ड के बारे में आप लोगों से पूछ रहे हैं तो इसको बोलते हैं इच्छा मृत्यु। यानी कि इंसान जो है वो ऐसी सिचुएशन में आ गया कि वो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए कोई ऐसा है कि जैसे लाइफ सपोर्ट पे टिका हुआ है, ठीक है, तो उसकी लाइफ सपोर्ट हटा देना, वो अपने आप उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर की यहाँ पर बात की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, ताकि और तरीके से चीज़ों को हैंडल किया जा सके। नेशनल वोटर्स डे जो है ये ऑब्जर्व किया गया किस दिन, ये आप लोगों को बताइए, डे बताइए। थीम थी यहाँ पर नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, 901 के करीब जो पुलिस पर्सनल है उनको अवार्ड दिए गए यहाँ पर, जो बेसिकली पुलिस मेडल्स रिपब्लिक डे के ओकेजन पे। तो ये एक तरीके से लोगों को सर्विस को अप्रिशिएट करने के लिए यहाँ पर एक तरीका सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, फर्स्ट इंडियन स्टेक डेवलपर कॉन्फ्रेंस जो है वो न्यू दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिली। स्टेक डेवलपर से क्या मतलब आप लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहां पर एक तरीके से गवर्नमेंट भी हो, बिजनेसेस भी हो, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो, और एक तरीके से डेटा भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, तो चीज़ों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना ताकि और ज़्यादा बिजनेसेस जो हैं वो देश में आ सके। तो बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी साहब जो हैं उनके द्वारा यहाँ पर एक तरीके से इनलैंड वाटर विसल गुवाहाटी में एक डेमो रन यहाँ पर कराया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है हमारे देश के अंदर में, ताकि वाटरवेज को और सही तरीके से हम लोग यूज़ कर सकें और डेवलप कर सकें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि मद्रास है, उसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है G20 यूनिवर्सिटी। ये कनेक्ट लेक्चर सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं G20 का एक और आयाम आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश का स्टेटहुड डे जो है वो 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। आप लोगों का स्टेटहुड जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग बता सकते हैं। देखता हूँ किस चीज़ को पता है, पता होगा नहीं तो ये भी कोई बात है तो बताई होगी। ठीक है, IMF के द्वारा कंफर्म किया गया इंडिया का जो एक तरीके से एश्योरेंस दिया गया श्रीलंका को कि हाँ इंडिया जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये पहला देश बन गया देश जो कि श्रीलंका को सपोर्ट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के द्वारा यहाँ पर 16,26,000 नेट मेंबर जो हैं वो नवंबर के मंथ में यहाँ पर ऐड किए गए। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। डोमेस्टिक एयर जो ट्रैफिक फेयर है, जो बेसिकली खासकर पैसेंजर जो फेयर है 47% बढ़ गया है। ठीक है, लास्ट ईयर के साथ में अगर कंपेयर करेंगे। कोविड-19 के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें डाउन हो गई थी, पर फिर से बैक टू द पवेलियन आ रही हैं। इंडिया जो है वो 8,000 करोड़ के सोवरन ग्रीन बॉन्ड, ये बेसिकली एक तरीके से ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं, पैसा इस तरीके से इन्वेस्ट करना जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके, तो उनको ग्रीन बॉन्ड की कैटेगरी में बोलते हैं। ठीक है, ये पता ही आप लोगों को बताया था मैंने, ऑस्कर के लिए हमारे देश में से एक सॉन्ग और 2 डॉक्यूमेंट्री जो है ये अभी रिसेंटली जो है नॉमिनेट की गई। तो इनका नाम आप लोगों को बताना है दोनों डॉक्यूमेंट्री का, देखता हूँ कौन कौन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के 41 यानी कि 41वें ये प्राइम मिनिस्टर बने, क्रिप्स हिप्किंस। ठीक है, तो इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो न्यूजीलैंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर नासा DARPA ये भी USA की ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा DARACO रॉकेट ये इंजन जो है ये सेंड करने की बात की जा रही है मार्स के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो DARPA है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिकली ये USA की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। ठीक है, और DRACO जो है यहाँ पर ये देखने को मिलेगा डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट है जो कि बेसिकली ऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली अपनी जो पावर है उसको इस्तेमाल करने की बात की जा रही है और शानदार तरीके से, और ChatGPT के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। इसके ऊपर मैं पूरा एक आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करूँगा ChatGPT के बारे में, ताकि आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएँ। ये काफ़ी लंबे समय से टॉपिक चला हुआ रहा है, इसको मुझे डिस्कस तो पहले करना था, पर लेकिन वही है टाइम की वजह से इसको डिस्कवर नहीं कर पाया। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे छोड़ दूंगा, ठीक है क्योंकि मुझे पता है फिर से घूम घूम के न्यूज़ में आएगा। तो कोई भी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा वो कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
क्वेश्चन है यहाँ पर। एक और छोटी सी बात, कल क्वेश्चंस के आंसर बताना मैं भूल गया था, पर लेकिन पीपीटी में आंसर थे, तो आप लोग उनको जाकर एक बार देख लेना, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 21 ऐसे आइलैंड हैं देश के अंदर में जिनका नाम जो है पर्टिकुलर जो कोई पर्टिकुलर अवार्ड विजेता के नाम पर रखा गया। तो कौन सा अवार्ड उनके द्वारा जीता गया था? वीर चक्र, महावीर चक्र, या फिर पद्म, जो एक तरीके से यहाँ पर परमवीर चक्र, या फिर शौर्य चक्र। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, तो देखता हूं कौन कौन सही आंसर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये मैंने आप लोगों से पढ़ाया भी था, बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पर चराईदेव मैदान के बारे में। तो चराईदेव मैदान जो है वो रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, ठीक है। वो क्या है? वो एक तरीका यहाँ पर मुस्लिम, यानी कि एक तरीके की समाधि है, या थ्रोन है, या फिर रिवर है, या फिर ट्राइबल ट्रेडिशन है। क्या है वो, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। जो रिसेंटली अभी यूनेस्को के साथ में कनेक्ट करके हम लोग देख रहे थे। यूनिवर्सल सर्विस ओब्लिगेशन फंड, ये काफ़ी पुराना है, लंबे समय से न्यूज़ में चला हुआ आ रहा है। किस सेक्टर से ये रिलेटेड है? टेलीकॉम सेक्टर, आयरन एंड स्टील, कंस्ट्रक्शन, या फिर फर्टिलाइजर। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। यहां पर बात की जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। तो इसका सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि C4IR। तो यहाँ पर ये कहाँ पर, अभी इसके बारे में हम लोगों ने बातें की कि कहाँ पर ये सेलेक्ट किया गया, बेसिकली एक तरीके से कहाँ पर ये सिटी जो है वो सेलेक्ट की गई है होस्ट करने के लिए। हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, या फिर भोपाल। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो भी पढ़ा है आप लोगों की है, क्रिस, जिनका नाम है हिपकिंस, ठीक है। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर ये बने? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, या फिर ब्राजील। सही आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। सीसैट का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करो और फिर इसका आंसर देना। बाकी आंसर आप लोगों से अभी डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूं बेसिकली एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो मैंने बोला था कि इनको कवर करूंगा। तो रोज आइलैंड आप लोग बेसिकली यहां पर बोलते हो, ठीक है। तो रोज आइलैंड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है, ये इन्हीं के नाम पर इसका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी था, तो याद रखना यहाँ पर रोज आइलैंड यहाँ पर जो था बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इनका नाम बेसिकली रखा गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा जब विजिट किया गया था 2018 में, तब इसका नाम यहाँ पर रखा गया, ओके। देख सकते हैं अंडमान निकोबार वाला जो पोर्शन है हमारी कंट्री का, ये पर्टिकुलर लोकेशन, इसमें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट यहाँ पर ये लोकेशन भी आप लोगों को दिखा दी गई है, तो कंफ्यूजन इसके बारे में आप लोगों को नहीं होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी जो है वो किस दिन सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है, अभी डिस्कस की थी मैंने आप लोगों से। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग एक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो वो डे भी आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनके बारे में बताता है, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं, जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर बात करें तो इसके बारे में सही आंसर क्या होगा, तो ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर है सी, परमवीर चक्र। तो ये याद रखिएगा आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आंसर यहाँ पर सी हो गया, क्योंकि परमवीर चक्र जो विजेता थे उनके नाम पर यहाँ पर आइलैंड के नाम रखे गए, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये एक तरीका आप लोगों को देखने को मिलेगी समाधि, ठीक है। तो मुस्लिम बेसिकली एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। ये जब भी रिसेंटली अभी न्यूज में था, जब सेंटर के द्वारा यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए यहाँ पर नॉमिनेट किया गया, उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रहेगी तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के बारे में। तो ये टेलीकॉम सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर देखने को मिला, और ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर न्यूज़ में है। ये बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा लगभग 2002 में, और तब से यहाँ पर चला हुआ आ रहा है यहाँ पर कि कैसे हम लोग चीज़ों को आगे लेकर चल सकते हैं, खासकर गांव वाले रूरल एरिया में कैसे कनेक्टिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, तो उसके रिलेटेड था यहाँ पर ये। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर ए हो गया। ऐसे यहाँ पर ये हैदराबाद में आप लोगों को देखने को मिलेगा। G20 हमारे हाथ में है बेसिकली, तो C4IR शॉर्ट फॉर्म में दे दे तो पूछ ले क्या है, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर, ये अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने, और इनके बारे में मैंने आपसे पूछा भी यहाँ पर। ये है यहाँ पर इनकी पिक्चर, तो कल को कोई आप लोगों से पूछ ले तो याद रखिएगा। बेसिकली जो अभी जेसिंडा एर्डन जो थी अभी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके द्वारा छोड़ी गई, तो ये बेसिकली लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर थे ये रिसेंटली अभी, और इनके द्वारा पेंडेमिक के टाइम पर बेसिकली काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया गया अपना, ठीक है। इनके हेल्थ जो एक तरीके से मिनिस्टर के तौर पर भी बिग रोल प्ले किया गया इनके द्वारा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सी सेट का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ए होगा यहाँ पर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग इसको देख लेना।
बाकी ये आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन पूछा जाए तो कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी। और जो 21 आइलैंड मैंने आप लोगों से डिस्कस किए थे उसके बारे में पूरी लिस्ट जो है वो टेलीग्राम पर आप लोगों को दे रखी है यहाँ पर, और इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं जो नए आइलैंड पुराने सबके बारे में यहाँ पर बता दिया। तो उसको जाकर भी आप लोग डाउनलोड कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। नए शब्द आप लोगों की वोकैबुलरी में मैं ऐड करने जा रहा हूँ, पर लेकिन ऐड तभी होंगे अगर थोड़ी सी मेहनत आप लोग करोगे, यानी कि इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म आप लोग करोगे। तो सेंटेंस फॉर्म करना तभी आप लोग इनको याद रख पाओगे। एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग में तो पूछे जाते हैं, आंसर राइटिंग जब करते हो अच्छे शब्द होते हैं तो अच्छा आंसर आप लोगों का निकल कर आता है, चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लो चाहे यूपीएससी की। शब्द है यहाँ पर, ये है लीवे। लीवे मतलब स्वतंत्र आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, तो फ्रीडम अपने काम को करने की जो अवेलेबल हो उसको आप लोग बोल सकते हो कि हाँ अपनी इच्छा से काम कर सकें, तो फ्रीडम का स्कोप हो आप लोगों के सामने, ठीक है। ये यहाँ पर बेसिकली बिगोट्री या फिर एक्सट्रीमिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा जब इसके अपोजिट में आप लोग जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसका अपोजिट एंटोनिम सिनोनिम्स भी है आप लोगों के सामने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट शब्द आप लोगों के सामने है, ये है ड्यूलेटरी, यानी कि एक तरीके से धीमा, यानी कि एक तरीके से स्लो एक्ट करना, किसी भी चीज को इतने मजे मजे में चल रहा है कार्य करने की के लिए धीमा, एक तरीके वही कहते हैं बहुत ही एक लेकर बैठ गए बस सरक रहे हैं खिसक रहे हैं, ठीक है, कछुए की चाल पर, ठीक है। तो वो वाली बातें बोल सकते हैं। अपोजिट में फास्ट होगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है रेप्रोबेट, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से कुछ एक अनडिसिप्लिन पर्सन आप लोग बोल सकते हैं कि यू आर ए रेप्रोगेट पर्सन, ठीक है। जो टाइम पर नहीं आता है वो अनडिसिप्लिन पर्सन है, ठीक है। जो सही से डिसाइड करता है ये करना है पर नहीं कर रहा है तो अनडिसिप्लिन पर्सन है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं, तो एक तरीके से ये आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर यह है एक्सोमेटिक, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो किसी चीज को अनक्वेश्चनेबल चीज, सेल्फ एविडेंट, यानी कि ये चीज है अपने आप में, ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो ये कि अपने आप में ये उदाहरण है जीता जागता, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये है, क्योंकि ये है ऑलरेडी प्रस्तुत है आप लोगों के सामने, तो ये इसको एक्सोमेटिक बोलते हैं। पर लेकिन जिसको समझा ही ना जा सके, मिसअंडरस्टूड, अनसर्टेन, तो आप लोग बोलेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हुडविन, आंखों में धूल झोंकना, मतलब मैं बोलूँ कि आंसर देने हैं पर लेकिन आंसर ना दो, तो मेरी आंखों में आप लोग धूल झोंक सकते हो पर लेकिन एग्जाम की थोड़ी ना झोंक दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा फिर। तो पार्टिसिपेट जरूर किया करो यार, एक तरीके से धोखा छल कपट अगर करोगे तो वो अपने करियर के साथ में ही होगा, ना कि किसी टीचर के साथ में आप लोग करते हुए नजर आओगे। तो कोशिश करो कि ये आप लोग की लाइफ है, इसको थोड़ा सा सीरियस लेके चलो, क्योंकि एक बार आप लोगों ने एक तरीके से एग्जाम निकाल लिया तो फिर जिंदगी भर शानदार तरीके से लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। टैलेंट है तो कहीं पर भी आप लोग अपनी लाइफ बना सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। शानदार तरीके से आंसर दिए गए पूजा के द्वारा, बहुत ही डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। सारे के सारे आंसर जो हैं कल की वीडियो के नीचे पिन कर दिए थे मैंने। तो आज के एसएलवी कमांडो हैं पूजा शर्मा, जाकर आप लोग एक बार आंसर देखना ताकि आप लोग भी अच्छे से उनको मैच कर पाओ अगर कोई गलत कर रखा है आप लोगों ने। लेक्चर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश में दोनों में टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी, जाकर इसको डाउनलोड कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसका चार्ज नहीं है, तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरे साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। और बाकी अच्छे से एंजॉय करो। एक बच्चा कह रहा है कि सर दिल्ली में घूम रहे थे, बताया भी नहीं। अच्छा जी, अनाउंस कर दिया जाता तो फिर काम कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखो यार, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जाकर अच्छे से, और कोशिश किया करो कि उसको अपना रिवीजन के लिए रख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, बाकी फीडबैक दे दिया करो, जैसा भी लेक्चर लगता है अच्छा है बुरा। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।